अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू नॉवेल्स नैरेटिव। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि खैर वाफियत से होंगे। जी तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपने नावल की नेक्स्ट एपिसोड, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आपको मिलती रहे। लाइक कमेंट और शेयर करना मत भूलें, ठीक है? तो चलें बगैर वक्त ज़ाया किए अपनी आज की एपिसोड स्टार्ट करते हैं। शहीर तो एक मिनट के लिए भी उसे तन्हा ना छोड़ा था, लेकिन जब वो हॉस्पिटल की शिफ्टिंग कर रहे थे इस दौरान अरूश का फ़ोन बड़ी मुश्किल से उनके हाथ लगा था और अरूश के फ़ोन से अपने फ़ोन पर कॉल करके उन्होंने उसका नंबर ले लिया था, वरना उनके लिए तो शायद अरूश से रब्ता करना भी नामुमकिन हो जाता। उसका शौहर तो चाहता ही यही था कि उसका साया भी अरूश पर ना पड़े। और फिर फ़ोन कॉल्स के दौरान उन्होंने सारा गेम ही उल्टा कर दिया था। अरूश अपने खून के रिश्तों पर एतबार करने पर मजबूर हो गई थी। अरूश अकल दी अंधी जो है, कभी गुर्बत का रोना रोकर तो कभी अपनी मोहब्बत का रोना रोकर, कभी खून के वास्ते देकर वो अरूश को अपनी तरफ करने में कामयाब हो गए थे और इसी कामयाबी का फ़ायदा उठाते हुए यहाँ आए थे। उन्हें पता था अगर वो कागजात उस तक जाएंगे तो शहीर कभी भी कागजात उस तक नहीं पहुँचने देगा। इसीलिए इन लोगों ने खुद आने का फ़ैसला किया था ताकि शहीर अगर बीच में कोई भी गड़बड़ करने की कोशिश करे तो आसानी से उसे हैंडल कर सकें। और इन लोगों ने काफ़ी आसानी से हैंडल कर भी लिया था। कागजात सामने रखने पर उसने फ़ौरन ही उनके हाथ से पेपर थाम कर पेपर पर साइन किए थे जब शहीर घर के अंदर दाखिल हुआ था। बहुत बहुत शुक्रिया बेटा, बहुत बहुत मेहरबानी। अब तुम्हारी वजह से काम फिर से शुरू हो जाएगा। ताया अब्बू ने उसे देखते ही उसके सामने से पेपर उठाकर अपनी जेब में डाल लिया था। इसमें शुक्रिया मेहरबानी वाली कौन सी बात है ताया अब्बू, आपका हक़ है इस पर, उसे मुस्कुराते हुए कहा था। उसको अपने साथ लगाए ना जाने कितनी ही दुआएं दे रही थी। जबकि घर के अंदर दाखिल होते हुए शहीर ने इंतहाई गुस्से से इन लोगों को सामने बैठे देखा था। धक्के मार के बाहर कड्डे इन्होंने। ये लालची और इंतहाई घटिया लोग उसके घर के अंदर तक आ चुके थे और ये यकीनन अरूश उनकी बातों में भी आ चुकी थी। आओ आओ जमाई राजा, हमारे घर के शहजादे, मेरी तो आंखें तरस गई थी देखने के लिए, तुमसे मिलने के लिए। ताई अम्मी उठकर उसकी बलाएं लेने लगी थी, जबकि वो उनके डरामी अंदाज पर गुस्से से उन्हें घूरता एक नज़र अरूश को देखता सीधा ऊपर अपने कमरे की जानब चला गया था। अम्मी उसके इस तरह से जाने पर कुछ शर्मिंदा हुई थी, वहीं दादी और चची भी उसके अंदाज पर हैरान रह गई थी। लगता है इसे हमारा यहाँ आना पसंद नहीं आया, वो बड़े ही मकरू अंदाज में हंसते हुए बोली तो अम्मी ने फ़ौरन नफ़ी में सर हिलाया था। अरे नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, वो दरअसल वो थका हुआ है ना, तो वो आते ही किसी से नहीं मिलता। अरूश समझती है। बेटा बताओ ना, अम्मी ने परेशानी से अरूश की तरफ देखा था जिसने उनकी बात को कवर करने की कोशिश की थी। शहीर ने अपनी फैमिली को उसकी फ़ैमिली के बारे में कुछ नहीं बताया था क्योंकि वो शायद कुछ भी बताना ही नहीं चाहता था। इस बारे में तो बेहतर था कि ये सब कुछ छुपा ही रहे। वो हरगिज़ नहीं चाहती थी कि इस घर में उसके ताया अब्बू ताई अम्मी को की इज़्ज़त पर कोई हरफ आए। जी ऐसा ही है ताया, अब आप फ़िक्र ना करें, मैं आपके लिए कमरा तैयार करवाती हूँ, उसे मुस्कुराते हुए कहा जब सहरिश इन लोगों के लिए चाय बना कर लाई थी। विच ज़हर पाले आनी सी। माशाल्लाह, इतना बड़ा कमरा, हम यहाँ पर रहेंगे? वो कमरे में दाखिल होते हुए कमरे को देखकर हैरान रह गई थी। जी यही गेस्ट रूम है, आप लोग यहीं पर रहेंगे। आप दोनों फ्रेश हो जाएं, हम खाने का इंतज़ाम करते हैं। हाँ हाँ बेटा, क्यों नहीं, ज़्यादा तकल्लुफ़ करने की ज़रूरत नहीं है, जो बनाए हम वही खा लेंगे। क्यों जी? और हाँ, ये जो तेरा शौहर है उसके साथ तेरा रिलेशन कैसा है? मतलब प्यार मोहब्बत है ना दोनों में? कंट्रोल में रख इसको। मेरा मतलब है माशाल्लाह इतना अमीर है, तुझे ज़िंदगी की हर खुशी दे सकता है, हर आसाइश दे सकता है। तुझे इतना बड़ा घर है उसका, बाहर गाड़ियाँ खड़ी हैं, कारोबार भी अच्छा खासा बड़ा होगा। अगर बच्चा भी हो गया तो फिर तो समझ के इस ख़ानदान में तेरा हिस्सा निकल आएगा, तेरी तो दिन रात चांदनी होगी। और फिर तो इतनी अमीर है कि तो अपने ताया ताई का ख्याल भी रखेगी। वैसे भी जिसके पास इतना बड़ा बंगला हो, नौकर चाकर हो, उसे इस ज़मीन के छोटे से टुकड़े की ज़रूरत भी क्या है? नहीं, मेरा मतलब है ठीक है तेरे बाबा की जद्दी पुश्ती ज़मीन है, लेकिन फिर भी तेरे बाबा करेंगे क्या इस ज़मीन का? बेटा तो उनका है नहीं और बेटी के पास इतनी दौलत है। ताई अम्मी के लब्बो लहजे में फ़िक्र और मोहब्बत थी, वो उनके लफ्ज़ों की गहराई को नोट कर ही नहीं रही थी। जल्दी से जल्दी कोशिश कर तेरा बच्चा हो जाए। कितने जेठ बताए थे तूने अपने? 3। अल्लाह अल्लाह, तो कोशिश कर के तेरी तरफ से इस ख़ानदान को पहली खुशी मिले। अरे तेरे घर वालों को भी तो ख्वाहिश होगी ना एक छोटा सा नन्ना मुन्ना बच्चा पालने की। अम्मी ने उसके चेहरे पर शर्मो हया के रंग देखते हुए उसे अपने साथ लगाया था। तो ऐसे शर्मा रही है जैसे तो पहले से ही खुशखबरी सुना चुकी है। ताई अम्मी ने शक्की अंदाज में उसे देखा तो उसे मुस्कुराकर हाँ में सर हिलाया था। माशाल्लाह माशाल्लाह, इससे अच्छी और क्या बात हो सकती है? बस अब एक चांस है बेटा पैदा करो और फिर सारी ज़िंदगी के लिए ऐश कर। तेरा इस ख़ानदान में हिस्सा हो जाएगा, इस जायदाद में हर चीज़ में तेरा हिस्सा निकल आएगा। और फिर तू इतनी अमीर है, अपने गरीब रिश्तेदारों का ख्याल तो तू रखेगी ही ना। वो उसे अपने साथ लगाए खुशी का इजहार कर रही थी। एक ताईदा ना बंदा सिर पकड़ के दीवार च मारे। जब बाहर से उसे शहीर के गिर जाने की आवाज़ गरजने, आई थिंक सो लिखा होगा, जब बाहर से उसे शहीर के गरजने की आवाज़ सुनाई दी थी
अरुष, कपड़े कहाँ हैं मेरे? किसी चीज़ का होश है भी या नहीं, या सो गई हो? अपने रिश्तेदारों को बाद में देख लेना, पहले आकर अपने शौहर की ज़रूरतें पूरी करो। वो अपने कमरे में बैठा गरज रहा था, जबकि उसकी इतनी बुलंद आवाज़ पूरे घर में गूंज रही थी और शहीर को पहली दफ़ा इस तरह गरजते पाकर सब लोग ही अपनी जगह हैरान थे। आप इस तरह से शोर क्यों मचा रहे हैं? क्या हुआ है आपको? वो कमरे में दाखिल होते हुए उसे सवाल करने लगी थी, जो कब से ऊंची ऊंची आवाज़ में चिल्लाते हुए उसे बुला रहा था। शोर मचा रहा हूँ मैं, और तुम क्या कर रही हो? अंदाज़ा भी है तुम्हें मेरे जूते नहीं मिल रहे, कपड़े नहीं मिल रहे? खुद अपने काम करके अपने हाथों से अपनी ज़रूरियात पूरी कर रहा हूँ। अगर ये सब कुछ मैंने ही करना था तो तुम्हें क्यों रखा है यहाँ पे? मैं ये शादी तुमसे नखरे करवाने के लिए या तुम्हारे फजूल के ड्रामे देखने के लिए नहीं की है। अगर यही सब कुछ करना है ना तो निकलो अपने ताई चची के साथ। मुझे वैसे भी लड़कियों की कमी नहीं है। करोड़ों की ज़मीन जायदाद का मालिक हूँ मैं, जिसकी तरफ चाहूँ हाथ बढ़ा सकता हूँ। मैं तुम्हारे लिए बैठा नहीं रहूँगा। वो ज़रूरत से ज़्यादा ऊंची आवाज़ में बोल रहा था, जबकि वो हैरत से उसे सुन रही थी जब ताई अम्मी कमरे में दाखिल हुई। अरे अरे बेटा, तुम गुस्सा क्यों कर रहे हो अरुष पर? अरे मेरी बच्ची नादान है, बच्ची है, समझ नहीं है इसे। तुम गुस्सा मत हो, मैं समझाती हूँ ना इसे, अभी कर देगी तुम्हारा काम। अरुष बेटा, शौहर को इस तरह से नाराज़ नहीं करते, उसकी ज़रूरियात का पूरा ख्याल किया जाता है। तुम भी ना। माफ़ करना शहीर बेटा, बिन माँ की बच्ची है, इस बेचारी ने कुछ समझाया नहीं और बाप दुनिया जहान से बेगाना हो गया। तुम फिक्र मत करो, मैं हूँ ना यहाँ, मैं इसे सब समझा दूँगी। मेरी जान, शौहर की ज़रूरियात का पहले ख्याल रखा जाता है। बस ठीक है, आप रहने दें, ये सब कुछ शौहरनामा बाद में कर लीजिएगा। तुम बताओ, यहाँ पर सुबह एक नीले रंग की फ़ाइल थी, वो कहाँ है? ताई अम्मी को नज़रअंदाज करता वो उससे सवाल करने लगा था। कौन सी फ़ाइल? जिसके ऊपर कराची डिफेंस रेस्टोरेंट लिखा हुआ था, वो याद करते हुए बोली थी। कराची डिफेंस रेस्टोरेंट? ताई अम्मी आंखें हैरत से खोले सुन रही थी। हाँ वही, हमारी ओपनिंग प्रोजेक्ट की फ़ाइल है, कहाँ है वो? जल्दी दो मुझे और कपड़े निकालो मेरे लिए। वो अब भी काफ़ी सख्ती से बात कर रहा था। ताई अम्मी के सामने वो बात को बढ़ाना नहीं चाहती थी, इसलिए बहुत आहिस्ता और नरम लहजे में बात कर रही थी, लेकिन शहीर का अंदाज़ बहुत तौहीन अमेज़ था। बेटा, तुम कराची डिफेंस रेस्टोरेंट में अगला कौन सा प्रोजेक्ट करने की बात कर रहे हो? ताया अब्बू जो दरवाजे पर खड़े थे अंदर दाखिल होते हुए इससे पूछने लगे थे। प्राइवेसी नाम दी कोई चीज़ नहीं है, पहले ताई को सही ताया हमें चवल जे। आप पूछेंगे और मैं बता दूंगा। लाइक सीरियसली? अपनी ये रिश्तेदारियाँ अपनी भतीजी तक रखें, मुझ तक लाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन फिर भी आप पूछें तो मैं बता देता हूँ। हम कराची डिफेंस में एक रेस्टोरेंट ले रहे हैं, क्योंकि जिस मार्केटिंग एरिया में आपकी भतीजी से मैंने साजिश करके स्टे ऑर्डर लगवाया था, वो तो आप साइन करवा कर निकलवा चुके हैं। अब वो आधे केनाल की ज़मीन तो मेरे किसी काम की ही नहीं है, बस इसीलिए मैं डिफेंस में 20 केनाल की ज़मीन पर अपना रेस्टोरेंट बनाने जा रहा हूँ। मार्केटिंग एरिया मेरा मतलब है कराची डिफेंस में, क्योंकि मेरा मिशन तो आप लोगों ने फेल कर दिया ना अंकल की ज़मीन हथियाने वाला। अब मैं क्या करूँगा? मजबूर होकर मैं 22 केनाल का प्लॉट ख़रीद कर वहाँ पर रेस्टोरेंट बनाने जा रहा हूँ। फ़िक्र मत कीजिए, स्टे ऑर्डर उतर गया है ना, आप लोगों का साइन करवा ही दिए हैं आपने। अब मैं इस ज़मीन पर कुछ नहीं बनवा सकूँगा। मेरे प्लान को तो पूरी तरह से फेल कर दिया आप लोगों ने। उन्हें देखते हुए बोल रहा था, जबकि वो हैरत से मुँह खोले उसे सुन रहे थे। इसका मतलब था कि अरूश उसके सामने मुंह खोल चुकी थी, यानी कि जो वो अरूश को उसके खिलाफ भड़काते रहे थे, वो सारी ही बातें उसके कानों में पड़ चुकी थी। तुमने ऐसा कहा अरूश? पागल नादान, ये तो अपने शौहर को क्या क्या कहती रही है बेटा। इसको क्या ज़रूरत है हमारे प्लॉट की? कहाँ ये अरबों खरबों का मालिक, कहाँ वो 35-40 लाख का प्लॉट? इसको क्या ज़रूरत थी तेरे उस प्लॉट की बेटा? ताई अम्मी ने अरूश को देखते हुए कहा था, जो हैरत से उससे सुन रही थी। हाँ, हुन भी हैरत ना होंगी। ताई अम्मी, आपने तो कहा था कि जी बिल्कुल सही कहा आपने, ये बेवकूफ़ है, नादान है, पागल है, आपकी तरह समझ नहीं रखती, ज़मीन और जायदादों पर, खून के रिश्तों पर यकीन करती है, धोखा खा जाती है, इसे समझ नहीं है इन मामलात की, इसीलिए तो आपकी बातों में आ गई। लेकिन अकल आ जाएगी इसे बहुत जल्द, क्योंकि अब वक्त आ गया है इसकी अकल ठिकाने का। यहाँ खड़ी खड़ी मेरा मुँह देखना बंद करो, कपड़े निकालो मेरे लिए। उनसे कहने के बाद फिर से पलट कर अरूश की तरफ आया था, जो उसके इस तरह गुस्से से कहने पर खफकी से मुँह बनाकर उसके कपड़े निकालने चली गई थी। ताई अम्मी, आप ही तो कह रही थी कि शहीर बाबा की जायदाद के लालच में आकर वो सब कुछ बोले थे, और अब आप कह रही हैं कि मुझे उनका ख्याल रखना चाहिए, उनके साथ रहना चाहिए। ये सब क्या है? आपने ही तो उस वक्त कह रही थी कि उन्होंने बाबा को मारने की साजिश की इस जायदाद की लालच में। उन्होंने वो सब कुछ बोला क्योंकि वो एरिया मार्केटिंग है, उसकी कीमत बहुत ज़्यादा है। अब आप कह रही हैं शहीर को ऐसी किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। क्या कहना चाहती हैं आप? मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। अरे बेटा, वही तो मैं समझा रही हूँ, हमें गलत फहमी हुई थी। शहीर ऐसा नहीं है जैसा हमने समझा था। मेरा मतलब है, हमें लगता है कि हमें लगता था वो लालची है, उसने तुम्हारे बाबा की ज़मीन के लिए ये सब कुछ किया है। लेकिन नहीं, मुझे लगता है कि जो कुछ शहीर कर रहा है, कह रहा है, वो सही है। हमें गलत फहमी हो गई थी, हमने ही गलत सोच लिया था।
हम लोग ये गलत समझ बैठे थे, अरे वो तो बहुत नेक बच्चा है, ऊपर से इतना अमीर है, तो उसके बच्चे की माँ भी बनने वाली है, उसका ख्याल रख मेरी जान। हमें गलत फहमी हुई थी और उसके दिल में हमारे लिए जो बदगुमानी है वो भी दूर कर दे। इतना अच्छा बच्चा है, हमारे बारे में कितना गलत सोचता होगा ना। इस वक्त अरूज ताया अब्बू और ताई अम्मी के पास बैठी हुई थी उनके कमरे में, जबकि शहीर चेंज करने के बाद टेरेस पे चला गया था। पहले इन लोगों की बातों में आकर वो अपना बहुत नुकसान कर चुकी थी और अब भी वो उनके सामने बैठी उनसे ही अपने मसलों का हल चाहती थी। खिसकी हुई है। वो इस वक्त समझ ही नहीं पा रही थी कि उसे क्या करना चाहिए और क्या नहीं। वो कमरे से बाहर निकल आई थी। शहीर को इतनी सारी बातें सुनाने के बावजूद भी शहीर ने आगे से उफ तक ना की थी, ना ही अपनी सफाई दी थी। वो इस तरह खामोश हुआ था जैसे इस सारे मामले से उसका कोई ताल्लुक ही ना हो। और अब वो ये सोच सोच कर परेशान थी कि अगर वो कराची डिफेंस में बैठे बिठाए 22 कनाल का प्लॉट ले सकता है, उसे भला उसके आधे कनाल के प्लॉट की क्या ज़रूरत थी। उसने जो भी कहा था वो प्लॉट के लालच में नहीं कहा था, लेकिन उसने कहा तो था, उसकी ज़ात पर इल्ज़ाम तो लगाया था ना। और उसका कहना था कि वो सब कुछ उसने बाबा के कहने पर किया था। बेशक उसका शक दूर हो चुका था कि इस प्लॉट के लिए शहीर ने कुछ नहीं किया था, बाबा की हालत किसी और ने की थी। लेकिन वो ताया अब्बू पर यह शक नहीं कर सकती थी क्योंकि वो उसके बाबा के सगे भाई थे। भला अपना ही भाई अपने दूसरे भाई के साथ इस तरह कर सकता है? वो उन पर शक करने के बारे में सोच भी नहीं सकती थी। हाँ, वजह है भी नहीं को, सारी ज़िंदगी अजाब कर ही रखी है इसे ताया ने, हम शक भी नहीं कर सकती। ताया अब्बू लाख बुरे से, लेकिन वो अपने भाई को कत्ल करने की साजिश नहीं कर सकते थे। वो बहुत परेशान थी, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे। एक तरफ उसका शौहर था जो हर तरह से बरीउज़्ज़मा होने के बावजूद भी गुनहगार बना हुआ था, और दूसरी तरफ उसके बाबा थे जिनसे आगे वो कुछ सोच ही नहीं पा रही थी। अरे कुछ सोचो कि हमने क्या करना है। उस बुड्ढे का, इस बुड्ढे का इतना इलाज हो रहा है, अगर कल को होश में आ गया तो सबसे पहले हमें पुलिस में पकड़वाएगा। जितना बड़ा इस शहीर का ख़ानदान है ना, हम सड़क पर आ जाएंगे। बल्कि सड़क पर क्यों, हम तो जेल में चक्की पीसेंगे इंशाल्लाह। बुड्ढे को मारना ही था तो एक ही दफ़ा मार देते, बीच में लटका दिया इसको। ना ये इधर का रहा है ना उधर का, और हमें भी अटकाया हुआ है। इस बुड्ढे का कुछ करो इससे पहले कि हमारे लिए गली की हड्डी बन जाए। ताई अम्मी दाएं से बाएं घूम रही थी। अरूश को तो उन्होंने अपने हाथों में ले रखा था। वो जैसा कह रही थी अरूश वैसा ही कर रही थी। वो उन पर अंधा एतमाद कर रही थी। उसकी बेवकूफ़ी पर वो हैरान थी। कभी सीधे मुँह ताई अम्मी ने उससे बात तक ना की थी। हमेशा उसकी ज़ात के परखशे उड़ाए थे, उस पर इल्ज़ामात लगाए थे, उसे बदनाम किया था। लेकिन मजाल थी ये लड़की जो उनके हुक्म के ख़िलाफ़ चली जाए। वो कितनी आसानी से उनकी बातों में आ गई थी। बेवकूफ़ लड़की थी, रिश्तों पर एतमाद करती थी, खून के रिश्तों पर पूरा यकीन था उसे, और जो रिश्ता खुदा ने उसे दिया था शौहर के रूप में, वो उसके लिए नाकाबिले यकीन था। लेकिन अब वो लोग चाहते थे कि अरूज शहीर के साथ बिल्कुल ठीक हो जाए। अरे करोड़ों अरबों की जायदाद थी उनके पास, अगर थोड़ी बहुत तो अपने ख़ानदान वालों में बांट भी देती तो कौन सा उनकी कोई कमी हो जानी थी। लेकिन मसला तो अरूज के बाप का था, जो ना मरता था ना ही जीता था, जिसकी वजह से वो लोग इस वक्त परेशानी का शिकार थे। तुम फिक्र मत करो बेगम, बुढ़ा है, हो सकता है कोमा में ही मर जाए। मैं इस दफ़ा ऐसी चाल चलूँगा कि इसे होश ही नहीं आएगा। तुम बिल्कुल बेफिक्र हो जाओ। अच्छा खासा बुड्ढे को सरकारी हॉस्पिटल में फेंका था, वहीं मर जाता, इसकी मौत का सारा खर्चा भी हॉस्पिटल वाले उठा लेते। लेकिन अब ये हमारे सर ही पड़ेगा। फिक्र मत करो, 2 दिन में इस घर का माहौल बड़ा गमगीन होगा, क्योंकि 2 दिन में अरूज का बाप इस दुनिया से जाएगा। इतनी मोटी आसामी है ये शहीर, इतनी आसानी से हाथ से नहीं निकलने देंगे। बंदा पूछे है ताया तो अब्बे नूं बुढ़ा कह रहा, अपनिया लत्तां इहदियां कबर 'च लटक रही वा। तुम इस अरूज को ठीक से अपनी मीठी मीठी बातों में फंसा कर रखो। ये लड़की हमारे हाथों से निकलनी नहीं चाहिए। उसकी बेवकूफ़ी का फ़ायदा उठाओ, लाखों करोड़ों का फ़ायदा करवाएगी हमें। एक दफ़ा ये इस ख़ानदान का वारिस पैदा कर दे, फिर तुम समझ लो सब कुछ हमारे हाथ में आ जाएगा। अरे फिक्र ही ना करो, ये लड़की पूरी तरह मेरे हाथ में है। इतनी आसानी से मैं इसे हाथ से नहीं निकलने दूंगी। आप बस उसकी बेवकूफ़ी को कैश करवाओ और इस बुड्ढे को रास्ते से हटाओ। उन्हें देखते हुए बोली तो उन्होंने हाँ में सर हिलाया था। ज़रान, मेरी माँ ने तो हमें जाने की ज़रूरत ही नहीं है, वैसे भी तो हारना ही है ना, क्या करेंगे वहाँ जाकर, हम जाते ही नहीं, घर पर ही हार जाते हैं। वो उसे देखते हुए बोली तो ज़रान हल्का सा मुस्कुराया था। देखिए ज़रान, मुस्कुराए नहीं, मेरी बात को समझने की कोशिश करें। देखिए जाने का तो कोई फ़ायदा है ही नहीं, वैसे भी हमने कौन सा वहाँ जाकर कुछ हासिल कर लेना है। केस तो हम हार चुके हैं और ये बात बिल्कुल क्लियर है। वहाँ जाकर बेइज्जती करवाने से बेहतर है कि हम इस केस को भूल जाएं। ए बानहटी वकील, वो सुबह से बस एक ही बात दोहराई जा रही थी। ज़रान हाँ में सर हिलाते हुए अपने कपड़े तैयार कर रहा था। एवें दियां वकीलां होंदियां ने कहंदियां जज साहब आज मेरा मूड नहीं है केस लड़ने का, जबकि वो तो बेड पर इतनी बेजार बैठी हुई थी कि बस चाहती थी कि ज़रान घर से ही ना जाए, घर पर ही रहे और ये केस यहीं पर ख़त्म हो जाए बिना बेइज्जती हुए। मेरी जान, अगर मैं नहीं जाऊँगा ना तो कम से कम भी मुझे 10 लाख रुपए की पेनाल्टी भरनी पड़ेगी, और तुम्हारी नाज़मा बाजी जाते हुए मुझे कुछ नहीं देकर गई है। क्या यार, वैसे अच्छी खासी 5 करोड़ की ऑफ़र थी, हाफ हाफ कर लेते। ये केस चाहते हुए कुछ तो देकर जाता। अब बेइज्जती भी करवाओ, करियर पर दाग भी लगवाओ, और सबसे ख़ास बात हाथ में भी कुछ नहीं आ रहा।
यहाँ तक कि नाज़मा बाजी ने इतनी मेहनत करवाने के बाद भागने से पहले इन्फॉर्म भी नहीं किया। भाई लोग मेरी तरफ से बाय बाय है, तुम जानो तुम्हारा केस जाने। वो मुस्कुराते हुए शर्ट पहनता उससे कह रहा था। जरान आपको बिल्कुल बुरा नहीं लग रहा क्या? मेरा मतलब है आप ये केस हार जाएंगे। कितना गलत होगा ना, हम कितनी बड़ी प्रॉब्लम में फंस जाएंगे। आपको तो किसी चीज़ की परवाह ही नहीं है। मेरी जान, कभी कभी हार का मज़ा भी चखना चाहिए, पता तो चले कि ये टेस्ट में कैसी है। फिक्र मत करो, कुछ नहीं होता, मैं सब कुछ संभाल लूँगा। एक नू टेस्ट करने का बहुत शौक है, कभी लिपस्टिक टेस्ट कर रहा होता है, हुण इन्हें हार टेस्ट करनी है। ये ज़िंदगी है, इसमें हार जीत लगी रहती है, कभी ना कभी तो हारना ही था ना। तो आज ही सही, तुम इतनी टेंशन मत लो बेबी, तुम इतनी ज़्यादा टेंशन मत लो। बेबी के लिए इतना टेंशन लेना ठीक नहीं है, बिल्कुल रिलैक्स हो जाओ। चलोगे मेरे साथ? उसने उसे देखते हुए सवाल किया तो उसने ज़ोरों शोर से हाँ में सर हिलाया था। हाँ, वो इतनी बड़ी प्रॉब्लम में अपने शौहर को तनहा नहीं छोड़ सकती थी। हार हो या जीत हो, वो हर कदम पर उसका साथ निभाने वाली थी। चलो, इतनी अकल तो है तो फिर देर किस बात की? चलो जल्दी करो, टाइम नहीं है, हमें जल्दी पहुंचना होगा। वो प्यार से उसके गाल खींचते हुए उसके लबों को चूमता बाहर निकल गया था ताकि मुलाजिम को नाश्ता लगाने का हुक्म दे सके। जबकि इबादत बेड से उठते हुए उसके साथ चलने की तैयारी करने लगी थी। या अल्लाह, कोई जादू कर दें, कैसे भी ज़हरान को ये केस जिता दें, मैं इन्हें हारते हुए नहीं देख सकती। वो आसमान की तरफ देखती अल्लाह से मुखातिब थी, जबकि दिल में एक डर घर सा कर गया था कि अब ना जाने क्या होगा। वाह अंकल, ये आपका ऑफिस है, कितना कूल है। यहाँ तो इतने हैंडसम और हॉट बॉयज़ है। लेकिन आप तो कह रहे थे कि शनाया का हस्बैंड भी आपके साथ काम करता है, वो कहाँ है? मैं इस हॉट बॉय से मिलना चाहता हूँ। उन्हें देखते हुए बोला तो उन्होंने मुस्कुराते हुए उसे साथ चलने के लिए कहा था, जहाँ अंदर ज़बर अपने ऑफिस में ज़रूरी काम कर रहा था। चलो जी, ज़बर दी इज़्ज़त फिर खतरे जा गई। डीएसपी साहब को आते देखकर उसने खड़े होकर उन्हें सैल्यूट किया था। बैठो बैठो जेंटलमैन, मिकी तुमसे मिलने के लिए आया है, उन्होंने खुशगवार लहजे में उससे कहते हुए पीछे खड़े मिकी की तरफ इशारा किया था। हाय हैंडसम, कैसे हो तुम? वो एक स्टाइल से चलते हुए उसके पास आता उसके गले लगने ही लगा था कि ज़बर ने उसे पीछे हटाते हुए उसके हाथ को थाम लिया था। हाय, मैं ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ, तुम सुनाओ, तुम कैसे हो? वो उसके हाथ को थाम कर जोशीले अंदाज में पूछ रहा था। तुम मुझे हग नहीं करना चाहते? वो मायूसी से बोला था। मैं ड्यूटी पे हूँ, उससे मुस्कुरा कर कहा था। अगर तुम ड्यूटी पे हो तो क्या तुम मुझे हग नहीं कर सकते? वो परेशानी से सवाल करने लगा था, जैसे उससे गले ना लगा पाना उसे बहुत बुरा लगा। ये तुम्हारे चचा जी के रूल्स हैं, हमें अलर्ट रहना पड़ता है ड्यूटी के दरमियान, उसने कहा तो वह हैरानगी से पीछे खड़े सियाल साहिब को देखने लगा था। हाँ मेरी जान, ये रूल्स हैं, ड्यूटी पर रिश्तेदारियाँ नहीं निभाई जाती, उन्होंने उसे देखते हुए कहा तो आई सी कहकर जैसे उनकी बात को समझ गया था। अंकल, मुझे आपके रूल्स बिल्कुल पसंद नहीं है। ये क्या बात हुई? दो दोस्त मिल भी नहीं सकते आपके साथ काम करते हुए? वो नाराज़गी से बोला था, जबकि नाराज़गी से वो कमरे से भी निकल गया था। ज़बर ने सुकून का सांस लिया था। ऐसा भी कोई मसला नहीं था, तुम उसे हक तो कर ही सकते थे, सियाल साहिब ने उसके बाहर जाने के बाद कहा था। बिल्कुल नहीं, मुझे लड़कियों से गिरने मिलने में बहुत प्रॉब्लम है, और आपका ये भतीजा किसी एंगल से आदमी नहीं लगता है। आपने उसके हाथों का अंदाज़ देखा? ऐसे कौन सा आदमी चलता है? जब वो मुझे गले लगाता है ना, मुझे पीछे से अजीब तरीके से छूता है। अस्तगफिरुल्लाह, मैं बता रहा हूँ, उसके अंदर एक पूरी औरत छुप कर बैठी हुई है। वो बोला तो वो मुस्कुरा दिए थे। चलो बेचारे ने इज्जत ही खतरे पे हुए। खैर, हम तुम्हें बुलाने आए थे। वो शनाया से मिलने जा रहा था और उसे इनविटेशन देने जा रहा था अपनी बर्थडे पार्टी का। तो कहने लगा कि पहले तुमसे मिलना है, तो उसे लेकर यहाँ आ गया। मैं यहाँ इसलिए भी आया था ताकि मैं तुमसे पूछ सकूं कि तुम्हें कोई मसला तो नहीं है अगर शनाया इसके साथ मिलती है या इससे बात करती है। मेरा मतलब है तुम उसके हस्बैंड है और उसके साथ शनाया की शादी होने वाली थी। तो देखो बेटा, मैं इस तरह का कोई मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट नहीं करना चाहता। प्लीज़ सियाल साहिब, आपको सच में लगता है कि मैं इस औरतनमा आदमी को लेकर अपनी बीवी पर शक करूँगा? मेरी बीवी की चॉइस इतनी ख़राब नहीं हो सकती, ये आपकी ही चॉइस थी। और मैं पूछना चाहता हूँ कि कैसे थी ये आपकी चॉइस? शनाया तो बच्ची है, नादान है, उसे किसी चीज़ की समझ ही नहीं है, लेकिन आप तो अच्छे खासे समझदार इंसान हैं। कैसे मतलब, क्यों? वो हैरत की इंतहा पर था। क्योंकि वो मेरी बेटी की हर ख्वाहिश पूरी कर सकता। सियाल साहिब, कोई भी ऐसा इंसान जिसके पास 4 पैसे हों, आप अपनी बेटी उसके हवाले कर देंगे? अगर कोई कुत्ता बिलियनियर होगा तो क्या आप अपनी बेटी की शादी उसके साथ कर देते? मुझे समझ नहीं आता आजकल के पेरेंट्स की सोच ऐसी क्यों है। मैं जानता हूँ पैसा अहमियत रखता है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन पैसा इतना भी अहमियत नहीं रखता कि एक लड़की की सारी ज़िंदगी तबाह कर दी जाए। आपको अंदाज़ा भी है कि आपकी बेटी की ज़िंदगी क्या होती? शायद शुरू में वो एंजॉय करती है सोच कर कि उसके हस्बैंड का फ़ैशन सेंस है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उस आदमी से तंग आ जाती कि मेरे नज़दीक वो मर्द है ही नहीं, उसकी हरकतें औरतों वाली हैं, उसे इलाज की ज़रूरत है। आजकल नौजवान नस्ल में ये बीमारी फैलती जा रही है। आपको शायद लगता होगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि एक ऐसी लड़की ऐसे इंसान के साथ कभी खुश रह सकती जो उसे प्रोटेक्शन ना दे सके, जो उसकी हिफाजत ना कर सके। उसे देख करके आपको ऐसा महसूस होता है कि ये लड़का आपकी बेटी की हिफाजत कर सकता है? मुझे समझ नहीं आता कि आप सिर्फ पैसों की खातिर अपनी बेटी की ज़िंदगी की सारी खुशियाँ बर्बाद कर रहे थे।
आप क्या कर रहे थे, अंदाज़ा भी है आपको? उन्हें सांस दिलाने की कोशिश कर रहा था। फिर सोचा कि कोई फ़ायदा नहीं उन्हें सांस दिलाने का, क्योंकि अब बहुत देर हो चुकी थी। शनाया के नसीब में ये शख्स लिखा ही नहीं था। शनाया उसके नसीब का सितारा थी, वो उसी के साथ सारी ज़िंदगी रहने वाली थी, और वो इस बात को खींचने का भी कोई फ़ायदा नहीं था। सियाल साहिब की कौन सा कोई और बेटी थी जो इस अजीबोगरीब मखलूक के नाम करते। वो दोनों अदालत पहुँचे तो भी इबादत बहुत ज़्यादा परेशान थी, जबकि सरान ने अपनी परेशानी छुपाई हुई थी। उसे परेशान नहीं करना चाहता था, लेकिन फिर भी वो जानता था कि इस वक्त उसकी क्या कंडीशन है। इबादत, अगर तुमने इस तरह से टेंशन लेनी है ना तो वापस चली जाओ, अंदर चलने की ज़रूरत ही नहीं है। उसने बाहर से ही उसे देखते हुए कहा था। उसकी हालत इतनी बिगड़ी हुई थी कि उसे मज़ीद परेशान नहीं करना चाहता था। नहीं नहीं, मैं आपके साथ रहूँगी, इस तरह क्यों जाऊँ यहाँ तक आकर, और वैसे भी मैं आपका हौसला बढ़ाऊँगी आपके साथ रहकर। मेरा आपके साथ होना बहुत ज़रूरी है सरान, उसे देखते हुए बोली थी। हाँ, हौसला बढ़ाएगी, और परेशान करी जा रही है। लेकिन तुम मेरा हौसला बढ़ाने की बजाय मुझे परेशान कर रही हो इबादत। इस तरह से अगर तुम परेशान रहोगी तो यकीन करो मैं शायद कुछ समझ ही नहीं पाऊँगा, वो उसे समझाते हुए बोल रहा था जब उसे नफ़ी में सिर हिलाया। नहीं ज़रान, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मुझे आपके पास ही रहना है। अब की दफ़ा उसके कहने पर ज़रान ने सिर्फ हाँ में सिर हिलाया था। ठीक है चलो, लेकिन तुमने परेशान नहीं होना, वो उसे समझाते हुए बोला जब अंदर से एक आदमी उसके पास आ चुका था। सर आप अपनी तैयारी कर लें, इस केस के बाद आपकी सुनवाई शुरू होगी, 10 मिनट बाकी हैं, वो आदमी उसे देखते हुए बोला था जब उसने मुस्कुराकर हाँ में सर हिलाया। हमने सारी तैयारी कर ली है, हमारी तैयारी मुकम्मल है, वो उसको कहता बेच चुका था जब सामने से उसका मुखालिफ वकील नज़र आया, जो ज़रूरत से ज़्यादा ही खुश लग रहा था। उसने एक नज़र उसे देखा था और फिर हल्का सा मुस्कुरा दिया। चूंटियों को भी पर लग रहे हैं, मेरे सामने हंस रहा है, मेरे सामने सर उठाकर चल नहीं सकता था। ये खैर ज़रान शाह, तुझ पे भी वक्त आना था, तुझ पर यह वक्त भी आना था, वो कहते हुए इबादत का हाथ थामे उसे लिए अंदर की तरफ बढ़ गया था, जबकि इबादत ने गुस्से से एक नज़र मुखालिफ पार्टी के वकील को देखा था, जिसकी वजह से ज़रान का मूड ख़राब हुआ था। तेरी वजह तो करियर ख़राब हो गया। सुनवाई शुरू हो चुकी थी। दूसरा वकील दलाइल पर दलाइल दिया जा रहा था। अपने मोकल को वो किसी भी कीमत पर बेगुनाह साबित करने की कोशिश कर रहा था। ज़रान बिल्कुल खामोश बैठा था इन सब के दौरान। उसने कुछ भी नहीं कहा था, उसके पास कुछ कहने को था ही नहीं। उसके पास जो वाहिद सबूत था वही उसके हाथ से निकल चुका था। जो भी था, नाजिमा को इस तरह बिना बताए नहीं जाना चाहिए था। वो बुरी नहीं थी, बस जल्दबाजी में उसके साथ गलत कर गई थी। दूसरा वकील दलाइल दे देकर आखिर थक हार कर बैठा जब जज साहिब ने उसे अपने हक में कुछ बोलने के लिए कहा था। ज़रान अपना कोट सीधा करता उठकर एहतराम से जज साहिब के सामने आ गया था। जज साहिब, मेरे पास कहने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन इस वक्त जो मैं कहूँगा उसका ताल्लुक़ इस केस से नहीं होगा। इन शॉर्ट मैं जो कहूँगा वो इस केस से थोड़ा अलग होगा। हमारा काम मुजरिम को मुजरिम साबित करना है, अब वो किसी भी तरह साबित क्यों ना हो। आज से तकरीबन 3 साल पहले कराची में एक केस पेश आया था, जहाँ पर 3 भाइयों ने एक लड़की के साथ ज्यादती करके उसे जान से मार डाला था और फिर लाश को मौका वारदात से तकरीबन 100 किलोमीटर दूर कहीं जाकर एक कचरा फेंकने वाली जगह पर आग लगा दी थी, ताकि बदबू उठे तो सबको यही लगे कि कचरा जल रहा है। लेकिन फिर भी वहाँ से एक लाश निकाली गई थी। उस लाश के बारे में जानने की कोशिश की गई तो CCTV कैमरास जो वहाँ सड़क पर लगे थे, वहाँ एक अनजान गाड़ी पुलिस की नज़र में आई और वो अनजान गाड़ी शराजी की थी। लेकिन बाद में बताया गया कि शराजी ब्रदर इस गाड़ी को तकरीबन 2-3 महीने पहले ही बेच चुके थे, तो इस केस से इनका कोई ताल्लुक़ नहीं था। लेकिन वहीं कुछ अरसे के बाद एक और कत्ल हुआ और कुछ सबूतों और गवाहों की बिना पर मुजरम को उम्र कैद हो गई और वो मुजरम 3 साल से इस वक्त जेल में है, जो कि शराजी साहिब का भाई है। उसने कटकहरे में मौजूद आदमी की तरफ इशारा किया था जो नाज़मा के शौहर का कातिल था। इस केस का यहाँ पर क्या जिक्र मिस्टर ज़रान? शायद आप कोई सबूत पेश नहीं कर सके, इसीलिए बहकी बहकी बातें कर रहे हैं। लगता है हार कबूल नहीं कर पा रहे आप। यहाँ पर इस केस का कोई जिक्र नहीं बनता जो ख़त्म हो चुका है। इसे छोड़ें, जो अभी चल रहा है उसके बारे में सोचें। हम आज के केस की बात कर रहे हैं, 3 साल पहले के केस की नहीं। मुखालिफ पार्टी के वकील ने खड़े होते हुए काफ़ी सख्ती से कहा था, जबकि उसने सिर्फ हाँ में सर हिलाया और हल्का सा मुस्कुराया था। अब अगर मैं ये कहूँ कि इस केस का ताल्लुक़ कहीं ना कहीं उस केस से है तो आपको शायद सुनकर अच्छा नहीं लगेगा। खैर, मुझे आपसे मतलब नहीं, आपको अच्छा लगे या बुरा लगे मुझे क्या फ़र्क पड़ता है। मुझे तो अपने केस को देखना है ना। और वैसे भी आपको फ़र्क पड़ता हो या ना हो, शराजी साहब को फ़र्क पड़ता है, आखिर उनका रिश्ता है, सगे भाई हैं। तो मैं क्या कह रहा था, 3 साल पहले एक लड़की के साथ ज्यादती करके उसका कत्ल किया गया था। कचरे के ढेर पर उसकी लाश को जलाया गया था ताकि किसी को पता ना चल सके। लेकिन CCTV में जिस मुकाम पर उस लाश को जलाया गया था, वहाँ से उस गाड़ी की वीडियो के अलावा एक और वीडियो मुझ तक पहुँची है। उस वीडियो में 3 आदमी नज़र आ रहे हैं। 2 की शक्ल ठीक से नज़र नहीं आ रही, लेकिन एक की शक्ल बिल्कुल क्लियर है। ये CCTV फुटेज जज साहिब की इजाज़त से मैं यहाँ पेश करना चाहता हूँ। उसके सामने जज साहिब से इजाज़त चाही थी, जिन्होंने फ़ौरन इजाज़त दे दी थी।
थैंक यू योर ऑनर। वैसे इस केस के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल में कातिल 3 साल पहले पकड़ा जाता तो नाज़मा का बेकसूर शौहर मारा ना जाता। वीडियो प्ले कर दी गई थी जिसमें कचरे के ढेर के करीब एक गाड़ी आकर रुकी थी, जिससे अंधेरे में 3 लोग निकले थे। उन्होंने एक लाश को उठाकर कचरे के ढेर पर फेंका था और फिर पेट्रोल छिड़क कर इस लाश को आग लगा दी थी। आग लगते ही वहाँ आहिस्ता आहिस्ता रोशनी फैलने लगी। 2 लोग तो वहाँ से एक साइड पर खड़े थे जो क्लियर नज़र नहीं आ रहे थे, लेकिन वहाँ मौजूद तीसरा आदमी बहुत क्लियर और साफ नज़र आ रहा था। और वो तीसरा वजूद कोई और नहीं बल्कि नाज़मा के शौहर का कातिल ही था। नाज़मा को पैसे देकर तुमने ये केस तो बंद करवा दिया, लेकिन अपने पिछले किए गए कांड कैसे भूल गए तुम? किसी समझदार इंसान ने कहा था कि हर जुर्म दस्तक देता है। तुम पुराने जुर्म भूलकर नए जुर्म करने निकले। तुमने नए जुर्मों के सबूत मिटाए और पुराने जुर्मों को भूल गए, लेकिन देखो तुम्हारे पुराने जुर्म ने दस्तक दे दी तुम्हारे दरवाजे पर। इतना क्लियर तो नाज़मा वाली वीडियो का व्यू भी नहीं था जितना इस वीडियो का था। साफ जाहिर था कि कत्ल इन तीनों भाइयों ने मिलकर किया था, जिनमें से एक पहले से जेल में था और 2 यहाँ पर मौजूद थे। इस वीडियो की प्रॉपर चेकिंग की जा रही थी कि कहीं वो वीडियो फेक या एडिटेड ना हो। जब ज़रान ने एक लड़के को गवाह के तौर पर पेश किया था जिसकी उम्र तकरीबन 18 से 19 साल के बीच थी। उसका कहना था कि वो सड़क पर भीख मांगता था या फिर कचरे से कचरा चुनकर बेचता था। उस दिन उसने अपनी आंखों से लोगों को लाश निकाल कर उसे आग लगाते देखा था और इसकी गवाही काफ़ी कारामद साबित हुई थी। शिराजी के साथ साथ उसका भाई भी बुरी तरह इस केस में फंस चुका था, जबकि इबादत हैरत से उसे देख रही थी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। ज़रान ने उसे परेशान कर दिया था। उसने ये सारी इन्फॉर्मेशन कब ली थी? उसे तो कुछ खबर ही नहीं थी। वो तो बस कल से परेशान थी कि वो लोग ये केस हार रहे हैं और बस इसके आगे तो उससे कुछ सोचा ही नहीं था। छा गया वकील। वो सर से पैर तक उसकी पसंद से सजी हुई थी। सूख रंग की खूबसूरत साड़ी उसके नाजुक सरापे को मज़ीद दिलकशी से नुमाया कर रही थी। बारिक तो उसका रूप देखकर मखमूर रह गया। ये आई थिंक सो रिपीटेड है। 1 मिनट यार। अच्छा वो रिपीटेड था सीन। अब यहाँ से शुरू करते हैं। हाय तुम लोग यहाँ हो यार। मैं तुम लोगों को पूरे होटल में ढूंढ कर थक गई। कैसे हो तुम दोनों? उस दिन के बाद तो मुलाकात ही नहीं हो सकी तुम दोनों से। वो दोनों कहीं जा रहे थे जब रानिया की आवाज़ पर रुककर उसे देखने लगे। रानिया उसके पास आते हुए काफ़ी खुशगवार अंदाज में उनसे बातें करने लगी थी। चलो आए हनीमून ते सी रानिया वादू दी विच आ गई। अरे आप रिसेप्शन वालों से पूछ लेते हमारा कमरा वो आपको बता देते। ईज़ा ने खुश इखलाकी से उससे मिलते हुए कहा था, जबकि दामियान ने ज़्यादा अहमियत ना दी थी। पता नहीं यार, मैंने पूछा था लेकिन उन लोगों ने कुछ बताया नहीं। तुम लोग कहीं घूमने जा रहे हो क्या? मैं भी अपने हस्बैंड के साथ वादी की तरफ जा रही थी, उन्हें देखते हुए बता रही थी। हम भी वादी की तरफ जा रहे हैं, ईज़ा ने फ़ौरन बताया था, जबकि दामियार के चेहरे पर आहिस्ता आहिस्ता सख्ती उभरने लगी थी। अरे फिर हम सब वहीं जा रहे हैं तो चलो ना एक साथ चलते हैं, एंजॉय करेंगे। उसे देखते हुए बोली तो ईज़ा को भी उसका आइडिया काफ़ी पसंद आया था। जब दामियार ने आगे बढ़ते हुए उसका नाजुक सा हाथ अपनी मजबूत गिरफ्त में ले लिया था। रानिया, हमें डिस्टर्बेंस पसंद नहीं है और हम यहाँ एक दूसरे के साथ वक्त गुजारने आए हैं, कोई फ्रेंड टूर पर नहीं। मुझे अपने हनीमून पर किसी तीसरे बंदे की इंटरफेरेंस कभी पसंद नहीं आएगी। उसका अंदाज़ इतना साफ था कि रानिया जहाँ शर्मिंदा होकर रह गई थी, वहीं ईज़ा भी उसे घूरे जा रही थी। हाँ तुम लोग ठीक कह रहे हो, मैं भी ना पागल हूँ। हम कोई फ्रेंड टूर पर थोड़ी ना आए हैं। दरअसल मैं यहाँ हनीमून के सिलसिले में नहीं आई थी। मेरे हस्बैंड बाहर रहते हैं ना, तो वो हर 6-7 महीने के बाद चक्कर लगाते हैं, तो हम ऐसे अलग अलग जगहों पर घूमने के लिए निकल जाते हैं। लेकिन इस दौरान भी वो मसरूफ़ ही रहते हैं, बहुत कम वक्त होता है उनके पास मेरे लिए। अब दरअसल हनीमून वाली सिचुएशन से मैं बहुत आगे निकल चुकी हूँ, तो बेकार में तुम लोगों को तंग करने के लिए आ गई। तुम लोग प्लीज़ अपना टूर एंजॉय करो। मैं तो बस ऐसे ही फजूल बोल रही थी। इतने मुश्किल से अपने हस्बैंड को राज़ी किया था वादी की तरफ ले जाने के लिए, तो सोचा तुम लोग भी साथ हो गए तो थोड़ा ज़्यादा एंजॉय हो जाएगा। लेकिन मैं समझ सकती हूँ तुम लोगों को अकेले एंजॉय करना है, तो प्लीज़ तुम लोग एंजॉय करो। मैं तुम लोग को शाम को ज्वाइन करूँगी। वो कहते हुए तेज़ी से वहाँ से निकल चुकी थी, जबकि ईज़ा को बहुत बुरा लग रहा था उसका इस तरह जाना। दामियार क्या करते हैं आप? आपने उसे हर्ट कर दिया। कितनी सैड हो गई थी बेचारी। उसका हस्बैंड भी उसको टाइम नहीं देता। उसका हस्बैंड अगर उसको टाइम नहीं देता तो ये उसकी गलती है। अपने हस्बैंड को अपनी तरफ मुतवज्जो करे, उससे अपना वक्त मांगे, हक ले। अपने दूसरों की ज़िंदगी क्यों ख़राब कर रही हो? और तुम्हें सच में लगता है कि मैं तुम्हारा एक सेकंड भी किसी और पर ज़ाया होने दूंगा? आहो गल तो ठीक है, हुण अपना हस्बैंड टाइम नहीं दिंदा तो दूसरियां चलाते डालो। नहीं मिसिस ईज़ा दामियाशा, ये जो वक्त तुमने यहाँ खड़े रहकर बर्बाद किया है, मैं इसका भी हिसाब लूँगा तुमसे। चलो टाइम नहीं है। उसका हाथ अपने हाथ में मजबूती से थामे उसके लिए गाड़ी का दरवाज़ा खोल चुका था, जबकि वो दामियार के अंदाज़ पर हैरान से उसके साथ वादी देखने जा रही थी। ज़रान, आप कितने बड़े चीटर हैं, आपने मुझे कुछ बताया ही नहीं। मैं नहीं बोलती आपसे। ऐसा कौन करता है ज़रान? अगर सब कुछ आपके अंडर था तो आपने मुझे क्यों नहीं बताया? मैं टेंशन ले लेकर आदी हो रही थी। उसके पीछे आते हुए बोली थी, जबकि ज़रान के लबों पर दिलकश मुस्कुराहट थी। उसने बड़ी होशियारी से शराजी का केस उन्हीं पर उल्टा दिया था। वो नए गुनाह करने निकले थे, पुराने गुनाहों को दफनाए बगैर। डार्लिंग, मैं तुम्हें सब कुछ बताना चाहता था, लेकिन फ़िलहाल मुझे खुद उम्मीद नहीं थी किसी अच्छी चीज़ की।
तो मैं तुम्हें झूठी उम्मीद नहीं लगाना चाहता था। दरअसल बात कुछ ऐसी थी कि वो लड़का जिसने वो कत्ल अपनी आंखों से होते देखा था, वो गवाही देने को तैयार ही नहीं था, और उसकी गवाही के बगैर हम ये केस जीत नहीं सकते थे। बस उसे गवाही देने के लिए राज़ी करना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो गया था। मेरे पास वो CCTV फुटेज थी, लेकिन उसके बाद हमें सिर्फ शॉर्ट टाइम मिलना था, नतीजा नहीं। और नतीजे के लिए हम उसे लड़के की गवाही की ज़रूरत थी जो कुरान पाक पर हाथ रखकर सच बोल सके। उसने हम पर यकीन किया और हकीकत सामने रख दी। लेकिन सरान, वो CCTV फुटेज आपको कहाँ से मिली? वो भी 3 साल के बाद। वो गाड़ी में बैठते हुए पूछने लगी थी। वहाँ सामने एक मार्केट थी जहाँ बहुत सारे CCTV कैमरास थे, और इस मार्केट में काम करने वाले लोगों के पास वो वीडियो काफ़ी अरसे से मौजूद थी। लेकिन शराजी से पंगा लेना कोई छोटी सी बात नहीं थी। कोई भी लोगों को अपनी तरफ मुतवज्जो नहीं करना चाहता था। जिस तरह से उन्होंने वो लाश जलाई थी, लोग खौफजदा थे। वो वीडियो वहीं के गार्ड ने अपने पास सेव कर ली थी, और तकरीबन 1-1.5 हफ्ता पहले उस गार्ड ने मुझसे रब्ता किया था, क्योंकि उसे पता चला था कि मैं शराजी के ख़िलाफ़ केस लड़ रहा हूँ। उसने मुझसे कहा कि अगर वो वीडियो वो किसी को देगा तो हो सकता है कि वो इस वीडियो का गलत इस्तेमाल करे और इस बच्चे को इंसाफ ना दिलाए जो दरिंदों का शिकार हो गई थी। इसीलिए उन्होंने वो वीडियो मुझे दी, और उन्होंने मुझ पर यकीन किया। उस लड़के के बारे में भी मुझे उन्होंने ही बताया था कि इस केस का एक चश्मदीद गवाह भी है। 3 साल पहले वो लड़का तकरीबन 14-15 साल का हुआ होगा। उसने खुद आकर उन्हें बताया था कि वहाँ होते कत्ल को उसने अपनी आंखों से देखा है, लेकिन वो बहुत डरपोक था, और फिर उम्र भी उसकी बहुत कम थी। 18 साल के कम उम्र किसी भी लड़की या लड़के की गवाही अदालत में कबूल नहीं की जाती। इसलिए उन अंकल ने उस लड़के को चुप रहने का मशवरा दिया था, और फिर 3 साल के बाद उस लड़की को इसी तरह से इंसाफ मिलना लिखा था। वो मुस्कुराते हुए गाड़ी ड्राइव करता उसे सब कुछ बता रहा था, जबकि ज़रान के चेहरे का इत्मीनान देखकर इबादत को सुकून मिला था। इस दुनिया में कितने अच्छे और नेक लोग आज भी मौजूद हैं। अल्लाह पाक उन अंकल को इनकी नेकी का अजर ज़रूर देगा। और इन शरासीज़ को उम्र कैद सज़ा बहुत कम मिली है, इन्हें तो फांसी के फंदे पर चढ़ना चाहिए था। वो एक दफ़ा फिर से जज्बात में बहकर बोली तो ज़रान मुस्कुराया था। हमारे लिए यही बहुत है कि उनका एक दरिंदा सिर्फ भाई पहले से जेल में था, और 2 अब जेल में सारी ज़िंदगी के लिए सड़ेंगे। यकीन करो, कैद की ज़िंदगी मौत से ज़्यादा बदतर होती है, और मैं इन लोगों की सज़ा पर बिल्कुल पुरसकून हूँ। और अब ये केस जीतने की खुशी में तुम मुझे ट्रीट दोगे। केस लड़न चले सी नमूने शराजी से। एक ने फांसी के फंदे ते लगना सी, दोवें गए। ज़रान छा गया। उसे देखते हुए बोला तो इबादत एक्साइटेड हो गई थी। ऑफ कोर्स मैं दूंगी, बताएं ना कहाँ चलना है आपको। मेरी आज ही तनख्वाह आई है, मेरे एक खड़ूस बॉस से आज ही मेरी सैलरी मेरे हवाले की है, जो कहेंगे वो खिलाऊंगी। वो खुश होते हुए बोल रही थी, जबकि ज़रान खुद को खड़ूस बॉस कहलवाने पर उसे घूर कर रह गया था, लेकिन उसकी घूरी को इंजॉय करते हुए खिलखिलाकर हंसी थी। ये आप मेरे खड़ूस बॉस जैसी शक्ल क्यों बना रहे हैं मिस्टर हस्बैंड? वो अपनी खिलखिलाहट बरकरार रखते हुए सवाल करने लगी थी। मेरी मर्जी, बातें मत बनाओ ज़्यादा। बताओ गाड़ी कहाँ रोकूं? उसे देखते हुए सवाल करने लगा था। जहाँ आपकी मर्ज़ी। वो खुश होते हुए उसे फ्री हैंड दे रही थी। फिर तो ये गाड़ी घर पर ही रुकेगी डार्लिंग, उसे देखते हुए बोला था। क्या मतलब ज़राना, आपको तो लंच करना था ना? वो उसे पूछने लगी थी। अब मैं लंच बेडरूम में ही करूँगा। वो गाड़ी की स्पीड बढ़ा चुका था। बेडरूम में लंच करेंगे? मतलब क्या खाएंगे बेडरूम में? वो हैरत से उसे पूछने लगी थी, जब वो जो मायनी अंदाज में उसके गुलाबी लबों की जानब देखता मायनी खेजे से मुस्कुराया था। हो गया ऑन रोमांटिक मूड इधर। मैं तुम्हें खाऊंगा। उसके आवाज़ सरगोशी नुमा थी। इबादत के गाल शर्म से दहकने लगे थे। फैलने की जरूरत नहीं है, मैं बहुत एक्सपेंसिव हूँ, और मेरा बॉस मुझे इतनी भी तनख्वाह नहीं देता। इस तरह की ट्रीट आपको अभी नहीं मिल सकती। यहीं किसी अच्छे से होटल के बाहर गाड़ी रोके। वह शर्म से लाल पीली होते हुए बेहद कम आवाज़ में मिनमिना रही थी। तुम मुझे बातों ही बातों में अपनी तनख्वाह बढ़ाने का तो नहीं कह रही ना? वो गाड़ी रेस्टोरेंट के बाहर रोकते हुए सवाल करने लगा था। नहीं जनाब, मैं अपनी तनख्वाह से बहुत खुश हूँ। अपने खड़ूस बॉस से हरगिज़ कोई डिमांड नहीं करनी। वो उसके साथ एक रेस्टोरेंट के अंदर आते हुए बैठी थी। ऑर्डर कीजिए, क्या ऑर्डर करना है? आज की ट्रीट मेरी तरफ से है। वो बहुत खुशी से बोल रही थी। ज़रूर जाना। वो मेन्यू कार्ड से अपनी पसंद की चीज़ें टिक करते हुए रख चुका था, जबकि वो इस मेन्यू में कुछ मीठा तलाश कर रही थी जो ज़रान ने ऑर्डर नहीं किया था। ज़रान, इतना मुश्किल केस जीते हैं, हम कुछ मीठा नहीं खाएंगे? उसे देखते हुए बोली थी। जान, अपने लिए कुछ भी मीठा ऑर्डर कर लो, मैं अपना मीठा घर जाकर खुद खा लूँगा। उसके लहजे में फिर से ज़ुमाइनियत उतर आई थी। इंतहाई कोई बेशर्म इंसान है आप। वो शर्म से लाल गुलाल होते हुए बोली थी। मैंने कौन सी बेशर्मी कर दी तुम्हारे साथ जो ऐसे कह रही हो? वो हैरत से सवाल करने लगा था। बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि आपने क्या बेशर्मी की है। ज़्यादा शरीफ बनने की ज़रूरत नहीं है। वो मुंह बनाकर खफगी से बोली तो ज़रान के लबों की तराश में मुस्कुराहट बहुत खूबसूरत और वाज़ह थी। तुम तो ऐसे बात कर रही हो जैसे मैंने मीठे को तुम्हारे लबों को चूमने से मुशाबत दे दी हो। उसके चेहरे पर भी छाए कोसे कज़ा के रंग उसे मज़ीद शरारत पर आमादा कर रहे थे। हुन पता लगा कि ना बेशर्मा। ज़रान, खामोश हो जाएं वरना तुम अभी मुझे किस कर दोगी। इतनी खुशी मेरे केस जीतने की? चलो रात की तरह किस करना।
तुम्हारा अंदाज़ मुझे बहुत पसंद आया था रात को, उसे मज़ीद तंग करते हुए बोला था। मैं जा रही हूँ। वो तंग आकर उठी थी कि ज़रान ने उसका हाथ थाम कर उसे अपनी जानब खींचा था। अल्लाह अल्लाह ज़रान, आप क्या कर रहे हैं? हम रेस्टोरेंट में हैं, वो शर्म से दोहरी होते हुए बोली थी। कहीं भी शुरू हो जाते हैं, हर जगह को अपना बेडरूम समझ के रखा है क्या आपने? वो शर्म हया की मिली जुली कैफियत में उसे सांस दिलाने की कोशिश कर रही थी। नहीं जान, इस वक्त मैं उस होटल को होटल ही समझ रहा हूँ। अगर बेडरूम समझ रहा होता तो तुम यूँ ज़ुबान चलाने के काबिल न रहती। बैठ जाओ यहाँ आराम से मेरे पास। वो कुर्सी पास खींचते उसे ज़बरदस्ती अपने बेहद करीब बिठा चुका था। अच्छा बाबा, नखरे मत करो, अब नहीं कहता कुछ, वो यकीन दिलाते हुए बोला था। अगर आपने अब कुछ भी कहा ना तो अच्छा नहीं होगा। उसके अंदाज से सहमी सहमी सी वो दिलकशी की आखिरी हदूद को छू रही थी, जबकि उसकी बेबाक निगाहें उसे पजल कर रही थी। देखना बंद करें मुझे इस तरह से, उसका चेहरा ज़बरदस्ती फेरते हुए बोली तो अब की दफ़ा ज़रान कहका लगाकर सबको अपनी तरफ मुतवज्जो कर गया था, जबकि वो सर झुकाए अब खाने से नसें हटाना नहीं चाहती थी। जबकि ज़रान को तो उसका हर अंदाज दिलकश लग रहा था। उसे तंग करने का भी अपना ही मज़ा था, लेकिन फ़िलहाल उसे तंग करने का इरादा तर्क करते हुए वो रात उसकी शर्म हया को अपनी बाहों में समेटने का इरादा कर चुका था। कोई भी अच्छी तस्वीर नहीं आ रही। क्यों तोड़ा आपने अपना फ़ोन रात को? मुझे अच्छी अच्छी पिक्चर्स चाहिए। याद रखिएगा, अगर मेरी एक भी फ़ोटो आपके फ़ोन से डिलीट हुई ना तो मैं पूरा साल बात नहीं करनी आपसे। वो अपने फ़ोन में तस्वीरें देखते हुए साथ ही साथ उसे धमकियाँ भी दे रही थी। अपना फ़ोन तो दामियान ने कल रात उससे मैं शहीद कर दिया था, और अब इसा को अपने फ़ोन की कोई भी तस्वीर पसंद नहीं आ रही थी। मेरी जान, मेरा वादा है तुमसे, वापसी पर मैं तुम्हें तुम्हारी पसंद का फ़ोन दिलवा दूँगा। फ़िलहाल गुजारा कर लो यार, उसे समझाते हुए बोल रहा था, जबकि वो फ़िलहाल पूरी तरह से नाराज़गी का इजहार करते हुए उसे नखरे दिखा रही थी। जब नज़र थोड़े फासले पर रानिया की तरफ उठी थी, जो बेजार से शक्ल लिए एक आदमी के पीछे पीछे चल रही थी, जबकि वो आदमी पूरी तरह से अपने फ़ोन में कॉल पर मसरूफ़ था। दामियार, वो देखे रानिया, शायद वो उसका हस्बैंड होगा। सो रूड, उसका हस्बैंड उसे इग्नोर कर रहा है क्या? उसका पूरा ध्यान उस तरफ था, जबकि दामियार को खुद को घूरते पाकर वो उसकी तरफ मुतवज्जो हो गई थी। इज़ो जानो, दूसरों की ज़िंदगी में इंटरेस्ट लेना बंद करो और अपने शौहर पर तवज्जो दो। चलो वादी की दूसरी साइड पर चलते हैं। हाँ चलें, लेकिन वो रानिया नू नाल बन के ले जा। दफ़ा कर रानिया नू। इसा, मुझे किसी रानिया से कोई मतलब नहीं है, और ना ही उसके हस्बैंड से। इस वक्त तुम मेरे बारे में सोचो और मुझे अपने बारे में सोचने दो। वो उसका चेहरा अपने हाथों में थामे हुए बेहद मोहब्बत से बोला तो हाँ में सर हिलाते हुए उसके साथ वादी के दूसरी साइड जाने के लिए कदम उठाए थे। वो रात को कमरे में आई तो शहीर आराम से बेड पर सो रहा था, जबकि अरूश बेड पर बैठते हुए मुसलसल अपने और शहीर के बारे में सोच रही थी। अच्छा लाग गया टाइम सोचंदा। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, ये उसके साथ हो क्या रहा था। अगर शहीर को किसी चीज़ का लालच नहीं था तो उसने वो सब कुछ क्यों कहा था? उसका बाप खुद अपनी बेटी के लिए इस तरह के अल्फाज कैसे बुलवा सकता है? दूसरी तरफ शहीर की उसे समझ नहीं थी। पहले वो बिल्कुल खामोश था, लेकिन जब से ताया अब्बू और ताई अम्मी आई थी वो उनसे बात भी कर रहा था, उस पर गुस्सा भी हो रहा था, उस पर हुक्म भी चला रहा था और अपने काम भी उससे करवा रहा था। न जाने कि उसे लग रहा था कि शहीर नहीं चाहता कि वो अपने ताया अब्बू और ताई अम्मी के साथ वक्त गुजारे। लेकिन ऐसा क्यों था? क्या शहीर उसके ताया अब्बू और ताई अम्मी को लेकर किसी गलत फहमी का शिकार था? उसे ताई अम्मी से इस बारे में बात करनी चाहिए थी। वो कुछ सोचते हुए बेड से उठने ही लगी थी जब उसे शहीर की आवाज़ सुनाई दी थी। लाइट ऑफ करो और इधर मेरे पास आओ। बहुत नखरे कर लिए और बहुत नखरे उठा लिए मैंने। सिर्फ जिम्मेदारियों से नहीं, फ़राइज़ से भी भाग रही हो तुम। उसकी आवाज़ में काफ़ी ज़्यादा सर्दपन था। उसे अपने करीब बुला रहा था, लेकिन उसके अंदाज में मोहब्बत कहीं ढूंढने को भी नहीं मिल रही थी। वो जिस तरह प्यार से मोहब्बत से उसे अपने करीब करता था, आज वो चीज़ कहीं भी नहीं थी। लगता है सुनाई नहीं दिया तुम्हें। क्या कहा मैंने कहा लाइट ऑफ करो और यहाँ मेरे पास आओ। अब की दफ़ा वो इतने गुस्से से बोला था कि अरूश को उससे खौफ सा महसूस हुआ था। उसके गुस्सा होने पर वो सहमती हुई छोटे छोटे कदम उठाती लाइट ऑफ करके बेड पर आकर बैठी थी कि उसने एक झटके से उसे पकड़कर अपनी तरफ खींच लिया था। मैंने ये नहीं कहा था कि लाइट ऑफ करके दूर होकर बैठो, मैंने कहा था मेरे करीब आओ। तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आती या मुझे इग्नोर करना तुम्हें पसंद है? अगर पसंद भी है तो एक बात कान खोल कर सुन लो। बहुत बर्दाश्त कर चुका हूँ मैं अरूश, तुम मुसलसल मेरी नरमी का नाजायज़ फ़ायदा उठा रही हो। बीवी हो, बीवी बनकर रहो। सर पर चढ़ने की ज़रूरत नहीं है, वरना उतारना मुझे आता है। आप मुझसे इस तरह बात क्यों कर रहे हैं शहीर? लाइट बल्ब की रोशनी में उसके लहजे को महसूस करके उसकी आंखों में मोटे मोटे आंसू उतर आए थे। वो उसके इस तरह के रवैये की आदी नहीं थी, तभी वो उससे पूछने लगी थी। हाँ, आप जो मर्जी कर दे रहे शहीर, कुछ ना करें। मैंने क्या किया? कर तो तुम रही हो, जो दिल में आ रहा है वो कर रही हो। मेरी ज़ात पर इल्ज़ाम लगा रही हो, मुझे जलील कर रही हो, अपने ख़ानदान वालों को मेरे घर बिठाकर मेरे खिलाफ साजिशें कर रही हो, और तुम मुझसे पूछती हो कि तुमने क्या किया। मिसेस शहीर अरूश शाह, ज़बत और बर्दाश्त की भी एक इंतहा होती है, और तुम मेरी तमाम तर बर्दाश्त को आजमा चुकी हो। गलती मेरी ही है जो शुरू दिन से तुम्हें कंट्रोल में नहीं रखा। मैंने कोई भीख नहीं मांगी थी तुम्हारे बाप से तुम्हारी मोहब्बत की। उसने खुद मुझे इशारा किया था, हाथ जोड़े थे, मिन्नत की थी मेरी कि तुम्हें अपने निकाह में ले लूँ, वरना तुम्हारे ये घर वाले दरिंदों की तरह नोच डालेंगे तुम्हें। तुम्हारे बाप की बेबसी की इंतहा देखकर
तुम्हारे बाप की आंखों में आंसू देखकर मैंने तुम्हें अपने निकाह में लिया था, वरना तुम जैसी लड़की को मुंह लगाना भी मेरे लिए तौहीन थी। कोई शौक़ नहीं है मुझे तुम जैसी लड़की को सारी ज़िंदगी अपने निकाह में रखने का। अगर मेरे साथ रहना चाहते हो तो तरीके से रहो, वरना ख़त्म करो ये ज़बरदस्ती का ताल्लुक़। और मेरा बच्चा पैदा होते ही मुझे मेरा बच्चा दो और तुम चली जाओ यहाँ से। तुम्हारे बाबा के इलाज का सारा ख़र्चा मैं उठाने के लिए तैयार हूँ। जब तक वो ठीक होते हैं तब तक मैं तुम्हें वक्त दे रहा हूँ। अगर इस रिश्ते को निभाना है तो तरीके से निभाओ, वरना मैं तुम्हें सफाइयाँ दे देकर या फिर सारी ज़िंदगी फजूल के नखरे उठा कर नहीं गुजार सकता। मेरी बर्दाश्त यहीं तक थी। और जहाँ तक बात है तुम्हारे बाप की ज़मीन का, तो डार्लिंग ऐसी ज़मीन में करोड़ों के भाव भी नहीं ख़रीदता हूँ। मेरी नज़र में ना तो उस जगह की कोई अहमियत और ना ही वो मार्केट वैल्यू हमें चाहिए, क्योंकि ऐसे छोटे छोटे बाज़ारों में इस तरह के छोटे छोटे प्लॉट्स की अहमियत तुम्हारे सड़क छाप ताया जैसे लोगों को होती है, हम बिजनेसमैन्स को नहीं। आज मेरी बात समझ में, और अगर नहीं भी आई ना तो बेहतर है कि तुम समझने की कोशिश करो और ये घूरना बंद करो मुझे। अगर तुम्हारे दिमाग में ये बात आ रही है ना कि घर छोड़कर अपने ताया के साथ चली जाओगी, तो सोचना भी मत। तुम्हारा ताया इतना अच्छा हरगिज़ नहीं है कि तुम्हारा और तुम्हारे बच्चे का ख़र्चा उठाएगा। और जिस हॉस्पिटल में मैं तुम्हारे बाप का इलाज करवा रहा हूँ ना, उस हॉस्पिटल की एक दिन की फ़ीस नहीं दे सकता तुम्हारा ताया। अगले ही दिन दोनों बाप बेटे को उठाकर घर से बाहर करेगा। बस शहीर साहिब, बहुत बोल लिया आपने सोच कैसे लिया कि मेरे ताया अब्बू अपने भाई के साथ। चुप, खबरदार जो मुँह से आवाज़ निकाली। जितना बोलना था ना बोल चुकी हो। अब सुनो, तुम्हारा ये ताया बहुत बड़ी साजिश करके यहाँ आया है। किसी खुशफहमी या गलतफहमी का शिकार मत रहना। वो क्या करने यहाँ आया है जान जाओगी ना तो होश उड़ जाएंगे तुम्हारे। वो बेहद गुस्से से बोल रहा था, जबकि अरूश मजीद उसे नहीं सुन सकती थी। बस कीजिए, और कुछ नहीं मिला मेरे ताया पर इल्ज़ाम लगाने के लिए तो ये कर दिया शहीर साहिब। आप सिर्फ अपनी ज़रूरत पूरी करें और जान छोड़ें। वो इंतहाई बदतमीज़ी से बोली तो शहीर ने गुस्से से घूरा और अगले ही लम्हे उसका बाजू पकड़कर उसे बेड से नीचे उतार चुका था। उसका झटका इतना ख़तरनाक था कि रूह हैरान रह गई थी, लेकिन उसे बेड से नीचे करते हुए भी उसने ख़ास ख्याल रखा था कि उससे या उसके बच्चे को कोई नुकसान ना पहुँचे। मुझे तुम्हारे जिस्म की ज़रूरत नहीं है अरूश, जो मेरे करीब आते हुए तुम इस चीज़ का एहसान जताओगी। अगर तुम मेरे साथ इस बिस्तर पर चंद लम्हात गुजारती हो तो ये फ़र्ज़ है तुम पर, मेरी ज़ात पर कोई एहसान नहीं। तुम जैसी लड़की की मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। अगर ये चीज़ मेरी ज़रूरत होती ना तो तुम जैसी लड़की को मुंह लगाने से बेहतर था कि किसी अच्छी लड़की से निकाह करके उसे रानी बना कर रखता। मैं तो निभा रहा हूँ वो वादा जो तुम्हारे बाप से किया था, तुम्हें हर मुसीबत से बचाने का, वरना जो तुम्हारी हरकतें हैं ना, तुम घर बसाने के काबिल नहीं हो। शहीर तो आउट ऑफ कंट्रोल ही हुआ फिर आज, और मैं ज़्यादा देर ये बर्दाश्त भी नहीं करूँगा। डॉक्टर से बात कर लिया मैंने, जल्दी तुम्हारे बाबा बिल्कुल ठीक हो जाएंगे और उनके ठीक होते ही तुमसे जुड़ी हर जिम्मेदारी से दस्तबरदार हो जाऊँगा। तुम मुझे मेरा बच्चा दोगे और बस ख़त्म। वो बड़े साफ़ सुथरे और सख्त अल्फाज का इस्तेमाल कर रहा था। अब यहाँ खड़ी रहकर मेरा दिमाग ख़राब करने की ज़रूरत नहीं है। कमरे का रास्ता उस तरफ है, अपने बाप के कमरे में चली जाओ। आज से तुम वहीं पर रहोगे और अपनी ज़रूरतें पूरी करने के लिए मैं कोई काबिल लड़की लेकर आऊँगा जो ना सिर्फ मेरी ज़रूरतें पूरी करे बल्कि बीवी की तरह भी रहे। आज से तुम्हें इस कमरे में कदम रखने की ज़रूरत नहीं है। गेट आउट, उसे बाहर का रास्ता दिखाते हुए बोला था शहीर। आई सेड गेट आउट। तुम इस काबिल ही नहीं हो रूह शहीर शाह कि तुम्हें शहीर शाह की कुर्बत नसीब हो। दफ़ा हो जाओ यहाँ से, उसे बाहर का रास्ता दिखाते हुए बोला था। जबकि उसके लब्बो लहजे पर हैरान होती वो खुद भी गुस्से से पैर पटकती कमरे से निकल गई थी, जबकि शहीर ने पलटकर दरवाजे की जानब देखा तक नहीं था। ज़्यादा ही आग बगोला हुआ अंगारे चबाई फिरता। ये अचानक से इतनी ज़्यादा बारिश कैसे स्टार्ट हो गई? दामियार, इतना बड़ा रास्ता है, इतना दूर होटल है, कैसे पहुँचेंगे हम? वो परेशानी से कह रही थी। दामियार उसे कब से चलने के लिए कह रहा था, लेकिन वो हर थोड़ी देर में बस कहती थोड़ी सी देर और फिर उस जगह की खूबसूरती में खो जाती थी। अब वापसी पर ना सिर्फ बारिश बहुत तेज़ हो गई थी बल्कि इस बारिश में गाड़ी चलाना भी बहुत मुश्किल हो चुका था। तो मेरी जान, मैं तुमसे कब से तो कह रहा था कि चलो चलते हैं, तुमने मेरी बात सुनी ही नहीं थी। अब हमें किसी ना किसी तरीके से तो होटल पहुंचना ही होगा ना। चलो, अब ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, जो होना था सो हो गया। उसे रिलैक्स करते हुए बोला, लेकिन वो काफ़ी परेशान थी। एक तो अंधेरा और ऊपर से इतनी तेज़ बारिश। वो इन्हीं सब सोचों में थी जब आगे बहुत सारी गाड़ियों को लाइन में खड़ी देखा। अब ये क्या मसला हो गया? दामियार ने परेशानी से सोचा। गाड़ी से निकलने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता था। बहुत तेज़ बारिश हो रही थी, गाड़ी से निकलते ही उसने पूरी तरह से भीग जाना था। लगता है कोई मसला हो गया और इस मसले का कोई हल भी नज़र नहीं आ रहा। शायद आगे कोई एक्सीडेंट वगैरह हुआ है, उसे बता रहा था जब एक इंस्पेक्टर ने गाड़ी के शीशे पर अपना डंडा बजाया था। तेज़ बारिश में एक ट्रक का एक्सीडेंट हो गया, वहाँ आगे 2 गाड़ियाँ मुतासिर हुई हैं। एक में 6 लोग थे, एक में 4 लोग थे। 7 लोगों की डेथ हो चुकी है। आगे रास्ता बंद कर दिया गया। अब ये रास्ता कल सुबह भी खुलेगा। गाड़ी एक साइड पर कर दीजिए और यहाँ पीछे की तरफ एक होटल है छोटा सा, आज की रात वहाँ पर गुजारनी होगी। सुबह तक रास्ता खुल जाएगा तो आप लोग आगे बढ़ जाइएगा। इंस्पेक्टर से बताते हुए पीछे खड़ी गाड़ियों की तरफ मुतवज्जो हो गया था।
ये तो बहुत बुरा हो गया ना दामियार, कोई फौत हो गया है, आगे वो उदासी से बोल रही थी। दामियार ने उसे एक नज़र देखा था। हाँ बस हो गया एक्सीडेंट, हमें पीछे की तरफ जाना होगा। ऐसा करते हैं गाड़ी वहाँ नीचे की तरफ ही कर लेते हैं, मेरे ख्याल से वहाँ से होटल की तरफ रास्ता जाता है। वो गाड़ी मोड़ते हुए नीचे की तरफ जाती हुई सड़क की तरफ इशारा कर रहा था, जबकि ईसा खामोशी से उसके साथ बैठी हुई थी। थोड़ी ही देर में वो लोग होटल पहुँच चुके थे। होटल बहुत बुरी हालत में था, कम से कम दामियार के लिए तो बहुत ही बुरी हालत में था। ऐसी छोटी सी जगह को वो होटल कभी नहीं मान सकता था। मुझे यकीन नहीं आ रहा हम यहाँ पर रहेंगे, इससे बड़ी तो मेरी गाड़ी होगी। वो इससे साया मुस्कुराता गाड़ी से निकलता तेज़ी से उसका हाथ थाम कर होटल के अंदर आ गया था, जब सामने सोफे पर रानिया और उसके हस्बैंड को बैठे देखा था। चलो इन्हां दी कमी सी। हाय गाइस, तुम लोगों को भी शायद रास्ते की वजह से प्रॉब्लम उठानी पड़ी है। रानिया जो उन्हें देख चुकी थी उठकर उनके पास आते हुए कहने लगी थी, क्या मसला है इस लड़की के साथ, जहाँ जाते हैं वहाँ पाई जाती है। वो बड़बड़ाया तो ईसा ने उसे घूर कर देखा था। तुम लोगों को भी रास्ते की वजह से यहाँ आना पड़ा, उसे देखते हुए पूछने लगी तो रानिया ने हाँ में सर हिलाया था, जबकि दामियार कमरे की बुकिंग करवाने लगा था। आ जाओ ईसा, चाबी मिल गई है। उसने ईसा को आने का इशारा किया था, जो रानिया को बाई कहती दामियार के पीछे चली गई थी। दामियार ये क्या, वो रानिया का हस्बैंड तो लड़ रहा था रिसेप्शन वालों से, आपको इतनी जल्दी चाबी कैसे मिल गई। उसे देखते हुए पूछ सवाल करने लगी थी। पैसा मेरी जान, पैसा। वो होटल वाले से इसलिए लड़ रहा था क्योंकि उसे सस्ता कमरा चाहिए था, और मैंने एक सेकंड में होटल का सबसे महंगा कमरा बुक करवा लिया, क्योंकि कम से कम मैं इस चीज़ पर बहस करने के बिल्कुल भी मूड में नहीं हूँ। वो ऊपर आते हुए कमरे का दरवाज़ा अनलॉक करने लगा था। जब उसने कमरे का दरवाज़ा खोलकर देखा तो सामने एक बेड था और बस, और कुछ भी नहीं था इस कमरे में। लेकिन कमरा खाली भी नहीं था, क्योंकि बस इस बेड से ही वो कमरा भर चुका था। साथ अटैच वॉशरूम था, जो इस होटल का सबसे महंगा कमरा था। वो हैरत से उससे पूछने लगी थी, इस होटल का सबसे महंगा कमरा 10,000 का मेरी जान, मुझे इससे कम की उम्मीद थी। शुक्र है बेड तो मिल गया ना, हम आसानी से यहाँ सो सकते हैं। वो बेड पर लेटते हुए बेफिक्र अंदाज में बोला था। हाँ ये तो है, हमने कौन सा ज़्यादा टाइम तक यहाँ रुकना है, बस आज की रात ही तो रहना है, फिर सुबह तो हम दूसरे वाले होटल में चले जाएंगे। वो भी उसके पास आकर बैठी थी, जब अचानक उसने उसे खींचकर अपने मज़ीद करीब कर लिया था। हाँ लेकिन इस होटल में इस रात को हम पुरसुकून तरीके से गुजारेंगे और यादगार बनाएंगे, उसके चेहरे पर झुकते हुए बोला था। यादगार बनाने का और कोई तरीका नहीं है आपके पास, उसकी बाहों में कैद उसे देखते हुए सवाल करने लगी थी। नहीं, इससे बेहतर और कोई तरीका नहीं है, उसके लबों को चूमते हुए उसे खुद में कैद करते हुए बोला था। और अब आहिस्ता आहिस्ता वो उस पर घटा बनकर छाते हुए उसे अपने प्यार की बारिश में भिगोने लगा था। उसकी सांस को पीते हुए वो अपने जज्बात की आग से उसे झुलसाने लगा था। सुबह उसकी आंख खुली तो दामियार ने उसे अपनी पनाहों में कैद किया हुआ था। वो पूरी तरह से उसमें कैद उसके सीने पर सर रखे हुए थी। रोशनी का एहसास होते ही वो पूरी तरह से बेदार हो गई थी। दामियार उठे, हमें वापस जाना है। होटल उठकर उसकी बाहों से निकलते हुए बोली, लेकिन इससे पहले कि वो बेड से उठती वो उसके पेट के गिर्द अपना हिसार बनाता उसे वापस अपने करीब कर चुका था। दामियार छोड़े ना, हमें चलना होगा। उसकी नरम गरम सांसें अपनी कमर पर महसूस करते हुए परेशानी से बोली थी। इस वक्त वो दामियार की शिद्दत सहने की कंडीशन में हरगिज़ नहीं थी। सारी रात उसने एक लम्हे के लिए भी सोने नहीं दिया था। उसे अपनी बाहों में कैद किए उसकी कमर को अपने लबों से महका रहा था। ईसा को अपने आगे पीछे खतरे की घंटियाँ बजती महसूस हुई थी, जबकि अपनी गर्दन पर उसके गर्म हाथों का लम्स महसूस हो रहा था। वो उठकर बैठते हुए उसकी गर्दन के पिछले एरिए पर अपने लब रखता अपनी सांसों की हिद्दत उस पर निछावर करने लगा था। उसके बोसों की बरसात पर ईसा घबरा कर उसकी पनाहों से निकलती उठकर दूर हुई थी। चलो सुबह सुबह फिर इधर रोमांटिक मूड हो, हमने होटल वापस जाना है, उठें। हर वक्त रोमांस ही सोचता रहता है आपको। उसे सख्ती से डांटती वॉशरूम में बंद हो चुकी थी, जबकि उसके सुर्ख गुलाल चेहरे को देखते दामियाशा की खमारूद निगाहें अब तक वॉशरूम के दरवाजे पर जमी हुई थी। थोड़ी देर में वो फ्रेश होकर बाहर निकली तो भी दामियार बेड पर लेटा उसे यूं ही देख रहा था, जब ईसा ने एक नज़र उसे घूरा और फिर सख्ती से उसे वॉशरूम जाने का इशारा किया था। उसका यह हक जताता अंदाज दामियार को अंदर तक सरशार कर गया था। वो मोहब्बत पाश निगाहों से उसके महके निखरे नाजुक सरापे को देखता उसके हुक्म पर सर को खम देता वॉशरूम की तरफ बढ़ गया था, जबकि उसकी इतनी फरमाबरदारी पर मुंह पर हाथ रखकर खिलखिलाकर हंसी थी। यकीन नहीं आता था, लेकिन वो एक 6 फीट से निकलते मुजस्मा गरूर को अपने इशारों पर नचा रही थी। इस्माइल, मुझे थोड़ी ना पता था कि गाड़ी इस तरह ख़राब हो जाएगी। आप प्लीज़ गुस्सा मत हो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो जैसे ही पार्किंग एरिया की तरफ पहुंचे तो उसे रानिया की आवाज़ सुनाई दी। वो काफ़ी ज़्यादा परेशान लग रही थी। हनीमून दा बेड़ा गर्क करने लगी है, रानिया आई है कमीनी, पता नहीं कितों पेश पई है। दामियार, मुझे लग रहा है कि इनके साथ कोई मसला हो गया, ईसा ने दामियार को देखते हुए कहा था। और मुझे लगता है हमने किसी का ठेका नहीं ले रखा। खबरदार जो तुमने उन्हें मदद की ऑफ़र की, चलो यहाँ से। उसे चलने का इशारा करते हुए बोला था। उनकी खटारा गाड़ी वैसे भी दूर तक चलने के काबिल नहीं थी। कहाँ दामियार की चमचमाती गाड़ी और कहाँ उनकी कोई 5-6 साल पुरानी गाड़ी।
एक्सक्यूज़ मी, आप मेरे ख्याल में देश परदेश होटल में ही रह रहे हैं ना? प्लीज़ क्या आप हमें वहाँ तक ड्रॉप कर देंगे? हमारी गाड़ी ख़राब हो गई है और मेरी मीटिंग है वहाँ, मुझे लास्ट में अपनी मीटिंग में पहुँचना है। वो दाम्यार की तरफ आते हुए बोला था। नहीं, दाम्यार बोलने ही लगा था कि ईज़ा ने उसका हाथ थाम कर उसे रोक दिया था। ऑफ कोर्स, क्यों नहीं, आप आइए, हम आपको ड्रॉप कर देंगे, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, हम भी वहीं जा रहे हैं, रानिया को जानते हैं हम, ईसा ने कहा। तो उस आदमी ने एक नज़र पीछे मुड़कर अपनी बीवी को देखा था और फिर सुकून का सांस लेते हुए उनके साथ गाड़ी में सवार हुआ। रानिया ने भी जल्दी से गाड़ी में सवार होते हुए उसके साथ जगह बनाई थी, जबकि वो ईसा को कुछ कह नहीं सका था। गाड़ी स्टार्ट करते हुए उसने होटल की राह ली थी। उसका इरादा उसके साथ अकेले में वक्त गुजारने का था, लेकिन इन लोगों को लिफ्ट देने के चक्कर में अब वो ईसा के साथ अकेले वक्त नहीं गुजार सकता था, जिसके लिए उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। लोगों की मदद करना या इन सब चीज़ों में इंटरेस्ट दिखाना दाम्यार के लिए बहुत मुश्किल था। वो अपनी ज़िंदगी जीने वाला और अपनी खुशियों से मतलब रखने वाला इंसान था, लेकिन ईसा को बुखार चढ़ा हुआ था मदद करने का, जिसकी वजह से वो मजबूर हो गया था। थैंक यू सो मच मिस्टर दाम्यार शाह, आपने हमारी मदद की। मैं बहुत ज़्यादा परेशान था, अगर मैं आज मीटिंग पर नहीं पहुंचता तो मुझे बहुत नुकसान हो सकता था। आपकी मिसिस ने कहा कि आप लोग मेरी मिसिस को जानते हैं। वो पिछली सीट पर बैठा दाम्यार से ही मुखातिब था। जी, हम एक ही यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे। दाम्यार और मैं एक ही क्लास में थे। दाम्यार के जवाब ना देने पर उसने खुद ही जवाब दिया था। वाह, ये तो फिर और भी अच्छी बात हो गई। आपके बारे में बहुत सुना है, आर्टिकल्स पढ़े हैं। सच कहूँ तो बिज़नेस में मैं आपका एक बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। वो काफ़ी खुशी से उससे कह रहा था। ईसा उनकी बातें सुन रही थी, जबकि दाम्यार बिल्कुल इग्नोर कर रहा था, जैसे कोई वास्ता ही ना हो इन लोगों से। वैसे आप क्या काम करते हैं? दाम्यार का इस तरह से इग्नोर करना ईसा को बहुत अजीब लग रहा था, इसीलिए वो खुद ही उससे सवाल करने लगी थी। दाम्यार ने घूरकर एक नज़र अपने साथ बैठी ईसा को देखा था। उसे हरगिज़ अच्छा ना लगा था उसका इस तरह किसी गैर मर्द से मुखातिब होना। मैं भी एक छोटा सा बिज़नेस ही करता हूँ, दाम्यार साहब की तरह तो नहीं। ये तो बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, इनके सामने तो मैं चूंटी बराबर भी नहीं। वो जैसे अपना मजाक उड़ा रहा था। दाम्यार ने अब की दफ़ा भी कोई रिस्पॉन्स ना दिया था। लगता है आपको ज़्यादा बात करना पसंद नहीं है। उसका मुखातिब भी दाम्यार था, जो अब उसे मुकम्मल नज़रअंदाज किए हुए था। ये ड्राइविंग के दरमियान में ज़्यादा बातें नहीं करते, ईसा ने जवाब दिया, जबकि गाड़ी फुल स्पीड में आगे बढ़ाते हुए लोगों को तकरीबन आधे घंटे में ही होटल पहुंचा चुका था। ईसा के साथ लॉन्ग ड्राइव पर जाने की ख्वाहिश अधूरी रह गई थी। एक कद्दी हड्डी कबाब से ज़रूर आ जाती है। थैंक यू सो मच दाम्यार साहिब, मैं आपका ये एहसान नहीं भूलूंगा। वो गाड़ी से निकलते उसका शुक्रिया अदा करता तेज़ी से होटल के अंदर चला गया था, जबकि रानिया भी उनकी शुक्रगुजार होती अंदर की तरफ कदम बढ़ा गई थी। आप कितने रूड हैं, ठीक से लोगों को जवाब तक नहीं दे रहे थे, बात तक नहीं कर रहे थे आप उनसे। अगर आपने हेल्प कर ही दी थी तो कम से कम उनकी थोड़ी सी इज्जत भी कर लेते। ईसा नाराज़गी से उसे देखते हुए बोली थी। मुझे अच्छा नहीं लगा ईसा इन लोगों का हमारे साथ आना। हम अपना हनीमून टूर एंजॉय करने के लिए आए थे, किसी की मदद करने के लिए नहीं। और ख़बरदार जो आइंदा तुमने किसी को भी इस तरह की ऑफ़र की, बहुत बुरा लगता है मुझे इस तरह का हमारे बीच किसी और की इंटरफेरेंस। सारा मूड ख़राब हो गया उनकी वजह से। मैं तुम्हें अपने साथ लॉन्ग ड्राइव पर लेकर जाना चाहता था, किसी अच्छे से मुकाम पर लेकर जाना चाहता था, लेकिन इन लोगों की वजह से। क्या हो गया दाम्यार? मैं आपके साथ हूँ ना, आप जहाँ कहेंगे मैं आपके साथ चलूँगी। किसी की मदद करने में ऐसी भी कोई बुराई नहीं है। हम शाम को लॉन्ग ड्राइव पर चलेंगे, पक्का प्रॉमिस। अब मूड ठीक करें ना अपना। वो उसका चेहरा अपने हाथों में थामते हुए अचानक बोली तो दाम्यार के लब जैसे एक दूसरे में पेवस्त हो गए थे। चले बच्चों की तरह चलते हैं। बल्कि नहीं, आपने मुझसे वादा किया था नया फ़ोन दिलवाने का। चले पहले मुझे नया फ़ोन दिलाएं। उसे देखते हुए बोली तो उसकी फरमाइश पर अचानक ही दाम्यार का मूड ठीक हो गया था। आओ मैं तुम्हें अच्छा सा फ़ोन दिलवाता हूँ। वो गाड़ी दोबारा स्टार्ट करते हुए मुस्कुराया था, जबकि उसकी मुस्कुराहट पर वो पुरसुकून हो गई थी। दाम्यार का अंदाज उसे फ़िलहाल समझ नहीं आ रहा था। वो कभी कुछ था तो कभी कुछ था। उसे अपना सिम कार्ड अपने नए फ़ोन में डाला था। वो काफ़ी खुश लग रही थी। दाम्यार ने उसे उसकी पसंद का फ़ोन लेकर दिया था, जिस पर वो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक तस्वीरें बना सकती थी। ये फ़ोन तो बहुत अच्छा है दाम्यार, थैंक यू सो मच। वो खुश होते हुए उसे देखकर बोली थी, जबकि दाम्यार उसके मासूमाना अंदाज पर मुस्कुराते हुए उसके थैंक यू को कबूल कर चुका था। अब मैं इसमें बहुत सारी अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी तस्वीरें बनाऊँगी। वो फ़ोन को उल्टाते पलटाते देख रही थी। अच्छा, नंबर सेव करें ना, फ़ोन उसके हवाले करते हुए बोली तो दाम्यार ने उसके हाथ से फ़ोन पकड़ते हुए इसमें अपना नंबर सेव किया था। वो अपना फ़ोन भी कल ही रात को लेकर आया था और साथ ही साथ ईसा के लिए भी अपने जैसा फ़ोन लेकर आया था, जैसा ईसा को पसंद था। उसकी मर्ज़ी के मुताबिक वो फ़ोन देखकर बहुत खुश हो रही थी। जब फ़ोन वापस लेते हुए वो उसमें अपने भाइयों के नंबर सेव करने लगी। अजीब सी जलन जान दाम्यार के अंदर तक सरायत कर गई थी। चलो हुण भरावां तो भी जल कुकड़े ने जलना वा। यह गलत था, बहुत गलत था। ये कैसे जज्बात थे उसके, जो उसके भाइयों को लेकर भी अजीब तरह की जलन का शिकार हो रहे थे। उसके भाई थे, वो अपने भाइयों से प्यार करती थी, इसमें कुछ गलत नहीं था। उसे उसको इतना भी महदूद नहीं करना था। छोड़ो ना इस फ़ोन को, क्या फजूल नंबर सेविंग में लग गई हो। इधर करो, मैं वो पुराने वाले फ़ोन से डाटा ट्रांसफ़र करता हूँ तुम्हारे फ़ोन में। तुम्हारी सारी तस्वीरें
वो फ़ोन उसके हाथ से लेते हुए पुराने टूटी हुई स्क्रीन वाले फ़ोन से डाटा उसके फ़ोन पर सेंड करने लगा था। सारी तस्वीरें उसकी स्क्रीन पर रोशन होने लगी थी, जो और भी ज़्यादा प्यारी लग रही थी। देखा, मैंने कहा था ना, तुम्हारी एक भी तस्वीर ज़ाया नहीं होगी। उसके चेहरे की मासूमाना मुस्कुराहट को निगाहें भरकर देखते हुए मोहब्बत पाश लहजे में बोला था। मुझे आप पर पूरा यकीन था दामियार। उसके कंधे पर हल्का सा हाथ थपथपाते हुए बोली तो वो हंसा था। अभी सुबह तक वो उसे धमकी दे रही थी कि अगर उसकी कोई भी तस्वीर ज़ाया हुई तो उसे बख्शने वाली नहीं है, और अब ये कह रही थी कि उसे उस पर यकीन था। तुम्हारे यकीन का ग्राफ बहुत ऊपर नीचे होता रहता है ईसा। ये ना हो कि जब यकीन करने वाला मामला आए तो तुम चेहरा फेर जाओ। उसकी आंखों में देखते हुए बिल्कुल सीरियस अंदाज में बोल रहा था। जी नहीं, मुझे आप पर पूरा यकीन है, डोंट वरी, वो मुस्कुराते हुए बोली थी। दामियार हैरान था, वो कितना बदल गई थी। अब लग रहा था कि उसने सच में उसे मौका दिया था संभलने का, बदलने का, और वो बदल जाएगा क्योंकि उसे उसकी ईसा हमेशा के लिए चाहिए थी। ईसा को खो देने का मतलब था खुद को खो देना, ज़िंदगी खो देना, सांसें लेना भूल जाना। आई लव यू ईसा। वो जो पूरी तरह अपने फ़ोन में डूबी हुई थी, उसकी आवाज़ पर सर उठाकर उसे देखने लगी। जवाब में कुछ नहीं कहा था, बस चेहरे पर हल्की सी सुर्खी के साथ मुस्कुराकर वो दोबारा से सर झुकाकर अपने मोबाइल में मौजूद तस्वीरें देखने लगी थी। वो एक दफ़ा फिर से मखमूर सा उस पर निगाहें जमाए अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी खुशी को महसूस करने लगा था। उसकी निगाहें जैसे बरसों की प्यास बुझा रही थी। उसे जी भरकर देखकर जबकि उसकी बेबाक निगाहें महसूस करती ईसा ने एक नज़र उसे देखा था। उसकी निगाहों की तपश महसूस करके वो उसकी तरफ मुतवज्जो हुई थी। एहसास दामियार को जैसे दोहरी ज़िंदगी दे गया था। जबकि उसकी निगाहों की मायनी खेजी पर उसके कान की लुएं सुर्ख पड़ने लगी थी। जब दामियार ने उठकर बैठते हुए उसके नाजुक सा वजूद अपने करीब करते हुए उसको अपने चट्टानी वजूद में समेटा था। आई लव यू सो मच। उसके गर्दन में मुँह छुपाता, मदहोश कुन खुशबू को दीवाना वार खुद में उतारता खुमार आलूद आवाज़ में बोला था। जबकि उसकी लहजे की खुमारी महसूस करती ईसा की सांसें अटकने लगी थी। उसे लगा था अभी वो हर हद से गुजर जाएगा, अभी वो उस पर अपनी मलकियत जताएगा, उस पर अपनी शिद्दतें बरसाते उसकी सांसें तंग कर देगा। लेकिन उसने ऐसा कुछ नहीं किया था। बस वो उसे खुद में पीछे, खुद में छुपाए हुए था। कितनी देर वो यूं ही उसे खुद से लगाए बैठा रहा था, जबकि ईसा उसकी बाहों में बस उसे महसूस करती रह गई थी। उसकी धड़कनें उसकी धड़कनों के साथ धड़क रही थी, लेकिन न जाने क्यों दामियार की धड़कनों की रफ्तार बहुत तेज़ थी। एक भूचाल सा आया हुआ था। दामियार, ये आपका दिल क्यों इतना तेज़ धड़क रहा है? वो उसके सीने पर अपना हाथ रखते सवाल करने लगी। उसके नाजुक हाथ का लम्स अपनी धड़कनों पर महसूस करते हुए मुस्कुराया था। तुम पास हो ना, इसलिए इस दिल ने धड़कना सीखा है ना अभी, वो जैसे उसे वजह दे रहा था। ईसा ने कोई जवाब ना दिया था। उसका जवाब भी अजीब सा आया था, वो कुछ समझ ही नहीं पाई थी। चलें फिर बाहर चलते हैं कहीं, उसके जज्बात की आंच से घबराते हुए वो दूर होते हुए बोली थी। कहाँ? दामियार ने मुख्तसरन पूछा। लॉन्ग ड्राइव, उसने फ़ौरन कहा। ओके चलो, डिनर भी बाहर से ही कर लेंगे, दामियार उठते हुए बोला था, जबकि वो भी सर हिलाती उठी थी। लेकिन दामियार, मौसम ख़राब हो रहा है, मुझे लग रहा है बारिश होने वाली है, वो दामियार को देखते हुए कहने लगी थी। नहीं, मुझे नहीं लगता, कल इतनी बारिश हुई है, ज़रूरी नहीं कि आज भी हो। चलो अब हमें यहाँ अपना वक्त बर्बाद नहीं करना चाहिए। उसका हाथ थामे हुए से लिए बाहर की तरफ चल दिया था। ईसा में चाबी ऊपर कमरे में भूल आया। वो गाड़ी के पास पहुँचा ही था कि परेशानी से कहने लगा। ईसा ने घूर कर उसे देखा था। अरे वाह, ये तो कमाल हो गया, चले पैदल चलते हैं, वो मुंह बनाकर बोली थी। लॉन्ग ड्राइव पर हम पैदल जाएंगे? वो हैरत से पूछने लगा था। और नहीं तो क्या, चाबी तो आप ऊपर भूल आए हैं, तो जाहिर सी बात है पैदल ही जाना पड़ेगा ना, तंसिया लहजे में कहती वो बड़ी मासूम लग रही थी। उसके फूले फूले गार दामिया शाह को गुस्ताखियों पर उकसा रहे थे। चलो ले आते हैं, कितना टाइम लगेगा? वो उसे ऊपर रूम में चलने का इशारा कर रहा था, जबकि उसकी आँच देती निगाहें ईसा को ऊपर की तरफ जाने नहीं दे रही थी। उसने फ़ौरन नफ़े में सर हिलाया था। मैं यहीं रुकूंगी, आप जाएं, चाबी लेकर आएँ, वो मज़े से बोली थी। ईसा दोनों चलते हैं ना, थोड़ी देर रेस्ट करेंगे, फिर सीढ़ियाँ उतरेंगे। सीढ़ियाँ चढ़ना उतरना हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा, और देखो ना, तुम्हें लिफ्ट भी पसंद नहीं है, उसे देखते हुए कहने लगा था। ईसा को लिफ्ट में जाना बिल्कुल भी पसंद नहीं था, क्योंकि उसे खौफ आता था कि कहीं लिफ्ट ख़राब हो गई तो वो अंदर मर जाएगी, और उसको अपनी ऐसी मौत कबूल नहीं थी। तो उसने साफ इनकार कर दिया था कि वो लिफ्ट में नहीं आएगी, जिसकी वजह से दामियार भी उसके साथ कभी सीढ़ियाँ चढ़ता तो कभी उतरता था। उसने एक दफ़ा भी गिलाना किया था, लेकिन अब वो कह रहा था, बिल्कुल भी नहीं दामिया शाह, आप जाएंगे, चाबी लाएंगे और फ़ौरन से वापस आएंगे। वैसे भी सीढ़ियाँ चढ़ना मुश्किल होता है, उतरना बड़ा आसान है, आजमा कर देख लें। मैं यहीं रुककर आपका इंतज़ार करती हूँ, वो दांतों की नुमाइश करती हुई बोली। तो दामियार ने मुंह बनाया था, लेकिन उसने उसके इस तरह से मुंह बनाने पर भी कोई रिस्पॉन्स ना दिया था। तो मजबूर होकर दामियार को ऊपर जाना ही पड़ गया था। जबकि उसके जाते ही वो वहीं गाड़ी के करीब रुककर उसके वापस आने का इंतज़ार करने लगी थी। जब थोड़े फासले पर एक आदमी तेज़ी से चलते हुए दूसरे आदमी से टकराया था। उसके टकराने की वजह से वो आदमी बुरे तरीके से ज़मीन पर गिरा था। वो परेशानी से दूर से ही उसे देखने लगी। वो रानिया का हस्बैंड था।
उसे इस तरह तकलीफ़ में देखकर वो आगे बढ़ी थी, जबकि वो बड़ी मुश्किल से उठकर खड़ा होता अपने पैर को देख रहा था। वो दूसरा बंदा तो सॉरी कहता तेज़ी से आगे बढ़ चुका था, ना जाने उसे क्या जल्दी थी। अरे अब ठीक तो है ना, लगता है काफ़ी ज़्यादा चोट लगी है आपके पैर पर, वो उसके पास आते हुए परेशानी से कहने लगी थी। जबकि उसके अपने पास खड़ा देख वो हल्का सा मुस्कुराया था, लेकिन पैरों में लड़खड़ाहट बहुत वाज़ेह थी। शायद वो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में था। हाँ, चोट लग गई है, पर कोई बात नहीं, ये ठीक हो जाएगा। ऐसी चोटें इंसान का क्या ही बिगाड़ सकती हैं, ठोकरें लगती रहनी चाहिए, वो मुस्कुराते हुए बोला था। लेकिन भाई, मुझे लगता है आपको ज़्यादा चोट लगी है, अब वहाँ बेंच पर बैठ जाएं, ईसा ने हमदर्दी से कहा। नहीं, मैं ठीक हूँ, दरअसल मैं अपनी बीवी को बुलाने जा रहा था ऊपर। प्लीज़ आप मुझ पर एक और एहसान करेंगी, मेरी बीवी को ऊपर से बुला देंगी। आज हमें होटल से चेकिंग करनी है, लेकिन वो चाहती थी कि यहाँ से जाने से पहले हम डिनर करें, लेकिन वो ऊपर कमरे में मेरा वेट कर रही है। प्लीज़ आप उसे बुला कर ले आएंगे, उसे देखते हुए इल्तिजाई अंदाज में बोला था। हाँ क्यों नहीं, मैं जाती हूँ। वो उठकर खड़ी हुई थी। वो इस मजबूर इंसान की मदद क्यों ना करती। आपको अकेले इस तरह पहली दफ़ा यहाँ देखा है, आपके हस्बैंड कहाँ? उसके उठने पर वो सवाल करने लगा था। वो ऊपर गए हैं गाड़ी की चाबी लाने के लिए, उसे देखते हुए बताने लगी थी। ये तो और भी अच्छा हो गया, आप ऐसा करें, उन्हें फ़ोन करें और कहें कि दरवाजे पर दस्तक देकर मेरी बीवी को नीचे आने के लिए कह दें। आपको ऊपर जाने की भला क्या ज़रूरत है? आपका और हमारा कमरा बिल्कुल एक साथ है। दरअसल मैं खुद फ़ोन कर देता, लेकिन मेरा फ़ोन भी ऊपर कमरे में रह गया। उस आदमी ने उसे देखते हुए कहा था। अरे हाँ, ये तो और भी अच्छा हो जाएगा। उसके आइडिया पर खुश होते हुए फ़ौरन दाम्यार का नंबर मिलाने लगी थी, जो पहली कॉल पर ही रिसीव कर लिया गया था। ईसू जानू, बस मैं 2 मिनट में चाबी ले चुका हूँ, दरवाजे को लॉक लगा दिया, वो फ़ोन पर जल्दी से बता रहा था। दाम्यार, हमारे कमरे के बिल्कुल साथ वो कमरा नंबर 107 है ना, वहाँ पर दस्तक दें और रानिया वहाँ अंदर होगी। उन्हें कहें कि नीचे उनके हस्बैंड इंतज़ार कर रहे हैं। ईसू मेरी जान, हम किसी के नौकर नहीं लगे हुए। आई मेरी बात समझ में? उसका शौहर नीचे इंतज़ार क्यों कर रहा है? खुद आकर अपनी बीवी को ले जाए, वो सख्ती से कहता सीढ़ियों की तरफ आया था। जितना कहा है उतना करें, ज़्यादा ड्रामे करने की ज़रूरत नहीं है, वरना मैं ऊपर आ गई ना तो अच्छा नहीं होगा, वो धमकाने वाले लहजे में बोली तो दाम्यार के लबों पर गहरी मुस्कुराहट उभरी थी। ये दुनिया का पहला बंदा बेगम दिया धमकिया तो मुस्कुरा रहा क्यों? तो मैं रूम में इंतज़ार करूँ? सवालिया अंदाज में बोला और अब की दफ़ा कदम राहदारी के कमरा नंबर 107 की तरफ बढ़ाए थे। जी नहीं, रानिया को बोलकर जल्दी से नीचे आई, भूख लगी है मुझे, वो नाराज़गी से बोली तो दाम्यार ने दरवाजे पर दस्तक दी थी, जबकि मुस्कुराकर फ़ोन बंद करते हुए वापस इस्माइल के पास जा रही थी, जो बहुत तकलीफ़ में था। उसने 2 दफ़ा दरवाजे पर दस्तक दी थी, लेकिन अंदर से जवाब नदारद। उसने अब की दफ़ा दरवाजे पर दस्तक देते हुए नाम से भी उसे पुकारा था, लेकिन उसे एहसास हुआ कि दरवाज़ा खुला हुआ है। आहिस्ता से दरवाजे के हैंडल पर हाथ रखता दरवाजे को पूरा खोलकर अंदर देखने लगा था, लेकिन अंदर तो कोई भी नहीं था। उसने अंदर की तरफ कदम रखे तो सामने वॉशरूम से वो खुद पर सिल्क की बेडशीट और बरहना कंधों के साथ बाहर निकली थी और अगले ही लम्हे उसे देखकर चीखते हुए आगदान की तरफ बढ़ी थी। वो बुरी तरह से बुखलाई हुई थी, चेहरे पर घबराहट वाज़ेह थी। इस तरह की नीम बरहना हालत में किसी गैर मर्द का कमरे में दाखिल होना यकीनन उसे परेशान कर गया था। दाम्यार खुद भी अच्छा खासा बुखला गया था, लेकिन अपने आप को हैंडल करते हुए चेहरा दीवार की तरफ फेर चुका था। रियली सॉरी रानिया, नीचे तुम्हारा शौहर तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है, जल्दी से नीचे आ जाओ, मुझे ईसा का फ़ोन आया था। वो चेहरा फेरते हुए तेज़ी से कमरे से निकला था, जबकि उसे पीछे से चीखने की आवाज़ सुनाई दी थी। बचाओ बचाओ दाम्यार, खुदा के लिए बचाओ मुझे। उसकी चीखों पुकार की आवाज़ सुनकर दाम्यार के कदम जो तेज़ी से सीढ़ियों की तरफ बढ़ रहे थे रुक गए। वो परेशानी से कदम वापस रानिया के कमरे की तरफ बढ़ाने लगा था। वो तेज़ी से वापस कमरे की तरफ आया था, जहाँ पर रानिया के बदन से लिपटे हुए कपड़े को आग पूरी तरह अपनी लपेट में ले चुकी थी। बचाओ बचाओ मुझे। वो अपने जिस्म से उस कपड़े को अलग करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन सिल्क की वो चादर जो उसके गिर लिपटी हुई थी उसके जिल्द को झुलसाने लगी थी। उसके जिस्म से अलग होने की बजाय मज़ीद उसके साथ चिपके जा रही थी। दाम्यार उसको मुसीबत में देखकर खुद को रोक नहीं सका था। वो तेज़ी से आगे बढ़ा था और इस चादर को एक झटके से खींचकर उसने आगदान में दे फेंका था और अगले ही लम्हे अपना चेहरा फेर लिया था। वो थर थर काँप रही थी। मौत को इतने करीब से देखकर उसकी हालत काबिल तरस थी। आग पूरी तरह उसके कपड़े को अपनी लपेट में लेती थोड़ी ही देर में अपने अंदर निकल चुकी थी, जबकि रानिया घबराई हुई आगे पीछे अपने बदन को ढांपने के लिए कुछ तलाश कर रही थी। अचानक बारिश शुरू हो जाने की वजह से वो दोनों परेशान हो गए थे। इस्माइल आहिस्ता आहिस्ता चलता अंदर की तरफ होटल में आ गया था, जबकि ईसा उसके साथ होटल के अंदर आ गई थी। उफ, इतनी देर लगा दी दाम्यार ने आने में, इतनी बारिश शुरू हो गई है, अब तो हम कहीं नहीं जा सकेंगे। मैं दाम्यार को मना ही कर देती हूँ कहीं चलने से, वो सीढ़ियों की तरफ बढ़ते हुए बोली थी, जबकि इस्माइल भी उसके पीछे पीछे ही आने लगा था। यकीनन अब इतनी ज़्यादा तेज़ बारिश में वो लोग भी कहीं भी जाने की कंडीशन में नहीं थे। आप दोनों की लव मैरिज है? वो ऊपर की तरफ चलते हुए उससे सवाल करने लगा था। ईसा ने मुस्कुराकर हाँ में सिर हिलाया था। जिस तरह दाम्यार उसको प्रोटेक्ट करता था, यकीनन सब लोग उनकी शादी को लव मैरिज ही समझते थे। आप लोगों की जोड़ी बहुत खूबसूरत है, लेकिन आप उससे बहुत छोटी लगती हैं। मेरी बीवी भी मुझसे उम्र में काफ़ी ज़्यादा छोटी है। हमारी अरेंज मैरिज थी। ईसा ने पूछा नहीं था, लेकिन फिर भी वो उसे बताने लगा था।
हाँ जी, तुसी कौन मैं खाम खा ये तो हिसाब। काफ़ी देर नहीं लगा दी रानिया और दामिया साहिब ने। अब तक तो उन्हें आ जाना चाहिए था। लगता है वो भी बारिश की वजह से नीचे नहीं आए। वो सीढ़ियाँ तय करते हुए कमरा नंबर 106 को देख रहा था जो बाहर से लॉक था। आपके हस्बैंड शायद रानिया को बुलाने गए थे, वहीं पर होंगे, वो कहते हुए आगे बढ़ने लगा था। उसके पैर का दर्द यकीनन कम हो चुका था। अब वो लड़खड़ा कर नहीं चल रहा था। इज़ाब आहिस्ता आहिस्ता उसके पीछे ही कदम उठाने लगी थी, जबकि कमरा नंबर 107 का दरवाज़ा खुला हुआ था। कमरे के दरवाजे पर खड़े वो दोनों जैसे सख्ते में रह गए थे। ऐसा लगा था जैसे होटल की छत उनके सरों पर आ गिरी हो। बेयकीनी से बेयकीनी थी। इन दोनों की आंखें तहीर सदा थी। ईसा की आंखों के सामने पीछे की तरफ वो बिल्कुल बरहना हालत में खड़ी थी। उसके जिस्म पर कोई कपड़ा मौजूद ना था, जबकि कुछ फासले पर खड़ा दामियाशा उसे देख रहा था। उसकी आंखों में खौफ था, डर था, शायद पकड़े जाने का डर। जबकि उसके साथ खड़ा इस्माइल खानज़ादा चेहरे पर इस्तसाहिया मुस्कुराहट लिए कमरे के अंदर कदम रख चुका था। ये नहीं चवल मारी होनी कमीने ने कोई। अपने हाथों को बुलंद करते हुए उसने ताली बजाई थी। अंदाज ऐसे ही था जैसे किसी को गुनाह करते हुए पकड़ लिया, और वो गुनाह ही तो था। एक औरत के पास इंतहाई पास खड़े, जिसके जिस्म पर एक भी कपड़ा मौजूद ना था, उसकी जानब देख रहा था। आगे खड़े आदमी से तो उसे कोई मतलब ही ना था। वो तो बस पीछे खड़ी उस मासूम लड़की की सुनहरी आंखों में अपने लिए नफरत नहीं देख सकता था। ईसा, उसके लब हल्के वाह हुए थे। उसकी आवाज़ उस तक ना पहुंची थी, बस वो बेआवाज़ उसे देख रहा था, जबकि आंखों में उभरता खौफ मज़ीद फैल रहा था। जब इस्माइल उसके सामने रुका था, अपनी बीवी पर कपड़ा डालने की या फिर सिचुएशन को समझने की उसने कोशिश नहीं की थी। वो तो दामियाशा को देख रहा था, जो निगाहें रानिया के वजूद से फेरे अपने सामने खड़े इस्माइल खान से पीछे की तरफ नजर आती उस लड़की को देख रहा था, जिसकी आंखों में अब बेयकीनी देखकर उसे 100 दफ़ा मौत आनी थी। तो अब समझ में आया दामियाशा, आपको नीचे आने में इतना वक्त कैसे लग गया। मेरी बीवी के साथ अपना वक्त रंगीन कर रहे थे आप। अगर हम लोग ऊपर ना आते तो यकीनन ये मीटिंग और लंबी होने वाली थी। तो लगता तो ऐसे है जैसे ये मीटिंग शुरू हुए भी अभी ज़्यादा वक्त नहीं हुआ। आप लोगों को और वक्त चाहिए होगा ना दामियाशा, क्योंकि आपके बदन पर तो भी कपड़े मौजूद हैं। अरे फिक्र मत कीजिए, हम चले जाते हैं, आप अपना शुगल जारी रखें। दूर फिट्टे मुँह कमीना जाहल बगैरत। इस्माइल, मुझे लगा आप अंदर आ रहे हो। चिटाख चिटाख खटिया जलील औरत, मुंह बंद कर अपने आशिक के साथ रंगरलियाँ मनाते हुए पकड़ी गई है और बकवास कर रही है। वो बेहद गुस्से से धारता उस पर थप्पड़ों की बौछार कर चुका था। रानिया अपने चलते गालों पर हाथ रखे वहीं बैठती तड़प तड़प कर रोने लगी थी। इस्माइल, यकीन करो, मैंने जो बेडशीट ओढ़ रखी थी उसे आग। चुप कर बेगैरत औरत, एक लफ्ज़ मत निकालना। अगर तू सच्ची होती तो इस तरह यूँ बेलबास होकर इस इंसान के सामने ना खड़ी होती। वो सच बोल रही। दामियान ने कुछ बोलना चाहा, जब इस्माइल ने उसकी तरफ बढ़ते हुए उसके गिरेबान से पकड़ लिया था। खबरदार, जो तूने एक लफ्ज़ भी कहा। बहुत पैसा है ना तेरे पास, बहुत दौलत है ना, बता क्या तेरी दौलत मेरी इज्जत वापस कर सकती है। वो उसका गिरेबान पकड़े सवाल कर रहा था, जबकि उसके किसी भी सवाल का जवाब देने की बजाय वो तो उसको देख रहा था, जो खामोशी से अपनी मासूम आंखों में आंसुओं का समंदर लिए कभी दामियार की जानब तो कभी रानिया की जानब देख रही थी। और फिर जैसे हर चीज़ उसके बर्दाश्त से बाहर हो गई, वो अगले ही लम्हे उल्टे कदमों से वहाँ से बाहर भाग निकली थी, जबकि दामियार एक झटके से इस्माइल को पीछे की तरफ धक्का देता तेज़ी से उसके पीछे भागा था। यही कमीनापन करने ਲਈ रुकिया सी मनूस मारा। वो भागते हुए कमरे से बाहर निकली थी, जबकि दामियार भी उसके पीछे ही आ रहा था, उसे रोकने की कोशिश कर रहा था। ईसा बहुत ज़्यादा घबराई हुई थी, शायद इस तरह की सिचुएशन की वजह से वो बुखला गई थी। ईसा, मेरी बात सुनो प्लीज़, एक दफ़ा मेरी बात सुनो। वो तेज़ी से नीचे की तरफ कदम बढ़ा रही थी, जब अचानक दामियार उसके पास पहुंचते हुए इसके बाजू को एक ही चुस्त में अपनी गिरफ्त में लेते तेज़ी से कदम वापस ऊपर की जाने बढ़ाए थे, और अपनी जेब से अपने कमरे की चाबी निकालते हुए जल्दी से कमरे को अनलॉक करता उससे लिए कमरे के अंदर दाखिल हुआ था। उसका कांपता हुआ वजूद महसूस करके वो समझ चुका था कि वो इस वक्त कितनी ज़्यादा मेंटल टेंशन में है। उसे बेड पर बिठाते हुए परेशानी से उसका चेहरा देखने लगा था। उसने जल्दी से साइड टेबल से पानी का ग्लास भरकर उसके लबों से लगाया था, और फिर वहीं उसके पास ज़मीन पर बैठ गया था। उसके चेहरे पर अजीब तरह के तासुरात थे। वो यकीन कर रही थी या यकीन नहीं कर पा रही थी, दामियार कुछ समझ नहीं पाया था। हाँ, लेकिन वो बहुत डरी हुई थी, घबराई हुई थी। मेरी बात सुनो प्लीज़, तुमने जो वहाँ देखा सब कुछ झूठ था, उसमें कोई हकीकत नहीं थी, एक एक लफ्ज़ झूठ था। प्लीज़ मेरा यकीन करो। मैं कमरे में गया तो देखा उसने सिर्फ वो बेडशीट लपेट रखी थी। मैं फ़ौरन कमरे से बाहर निकल आया जब मुझे उसके चिल्लाने की आवाज़ सुनाई दी। मैं वापस उसकी मदद करने के लिए कमरे में गया तो उसकी उस चादर को आग लगी हुई थी, बल्कि आग पूरी तरह से उसके कपड़े को जला चुकी थी। वो चिल्ला रही थी, मुझे मदद के लिए पुकार रही थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। उसकी मदद करने की खातिर उस वक्त जो मुझे समझ आया वो किया। मैंने वो कपड़ा उतार कर आग की तरफ फेंक दिया था। मेरी नीयत ख़राब नहीं थी, मैं सिर्फ उसकी मदद करना चाहता था। अगर मैं ये ना करता तो उसकी जान चली जाती। उसके कदमों में बैठा उसे सच्चाई बता रहा था, जबकि ईसा अब तक अजीब बेचैन नसों से उसे देख रही थी।
प्लीज़ मेरा यकीन करो, उसके चेहरे को देखते हुए मिन्नत भरे लहजे में बोला था। जब ईसा ने निगाहें उसके चेहरे से हटाई थी, वो अगले ही लम्हे उसका चेहरा अपने हाथों में पकड़ चुका था। प्लीज़ इस तरह से चेहरा मत फेरो, यकीन करो मुझ पर, मैंने कुछ नहीं किया। वो मुझ पर इल्ज़ाम लगा रही है, मुझे तुम्हारी नज़रों में गिराने की कोशिश कर रही है, वो हमें अलग करने की कोशिश कर रही है। दामियार का अंदाज बहुत अजीब था। ईसा को उसकी बातों से वहशत सी होने लगी थी। इस तरह से पूरी दुनिया मेरी दुश्मन है, कोई मेरा अपना नहीं है। यहाँ कोई मेरे लिए अच्छा नहीं सोच सकता, सब मेरे दुश्मन हैं। कोई मेरी खुशियाँ नहीं दे सकता। हाँ ईसा, मैं सच कह रहा हूँ, ये लोग मेरी खुशियाँ नहीं दे सकते, ये मुझसे जलते हैं। मुझ जैसे इंसान को तुम मिल गई ना, इसीलिए हर कोई जलता है मुझसे। मैं तुम्हें कह रहा हूँ ना, इस रानिया से बात मत करो, उस रानिया से दूर रहो। देखा, उसने कर दिया ना तुम्हारे दिल में मेरे लिए शक पैदा। कोई अच्छा नहीं है, ये सब लोग बुरे हैं। पूरी दुनिया को आग लगा दूंगा अगर तुम मुझसे दूर हुई ना, तो मैं सारी दुनिया को जला दूंगा। प्लीज़ समझने की कोशिश करो, ये सब लोग तुम्हें मुझसे दूर करने की कोशिश कर रहे हैं, ये मेरे खिलाफ साजिशें करते हैं। सिर्फ एक बार मुझ पर यकीन करो, तुम्हारे साथ मैं कभी दगा नहीं कर सकता। वो बेड पर बैठी हुई थी, जबकि उसके कदमों के बिल्कुल साथ बैठे वो उसके चेहरे को अपने हाथों में थामे दीवानों की तरह बोल रहा था। उसके लफ्ज़, उसकी आंखों में आंसू, उसकी बेकरारी उसके सच्चे होने की गवाही थे, लेकिन यह गवाही तो वो कबूल नहीं कर सकती थी। हाँ, वो अपनी गवाही खुद नहीं दे सकता था, उस रानिया को उसकी गवाही देनी होगी। उसने अचानक उसका हाथ थामा था। उसने घबरा कर उसे देखा, जबकि वो उसे खींचते हुए कमरे से बाहर ले जाने लगा था। उसके हंसियानी अंदाज पर ईसा घबरा कर उसे रोकने की कोशिश करने लगी थी, लेकिन वो रुका नहीं था, बल्कि उसे यूं ही घसीटते हुए वापस उसी कमरे में ले आया था जहाँ वो थोड़ी देर पहले मौजूद थे। रानिया की हालत अब कदरे बेहतर थी। उसके जिस्म पर इस वक्त लिबास मौजूद था, लेकिन चेहरे पर मौजूद जख्मों के निशान इस बात की गवाही दे रहे थे कि उसके शौहर ने उसे दरिंदों की तरह पीटा है। कहो ईसा से, मैंने तुम्हारे साथ कुछ नहीं किया, हम दोनों में ऐसा कोई ताल्लुक़ नहीं है। बताओ ईसा को, बताओ। वो दीवानों की तरह बोलता ईसा का हाथ मजबूती से अपने हाथ में थामे हुआ था कि अगर ये हाथ छूट गया तो वो उसे छोड़ देगी। बताओ ना कि मेरा तुम्हारे साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। डैम इट, बताओ इसे। वो गुस्से से धार रहा था, जबकि रानिया की हालत से उसको खौफ महसूस हो रहा था। डैम इट, कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? बताओ इसे कि मेरा तुम्हारे साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। वो गुस्से से लहू रंग आँखें लिए आतिश में शां की तरह फट रहा था, जबकि रानिया बर्फीली पथराई हुई आंखों से उसे देख रही थी। उन्हें कोई चुल्ला मार दे, लड़का तो बेचारा दीवाना ही हो गया साडा। यार शनाया, मुझे नहीं लगता कि हमें इस तरह की किसी भी पार्टी में आना चाहिए था। मुझे तो ऐसा ही लग रहा है कि यहाँ आकर सिर्फ और सिर्फ हमारा वक्त बर्बाद हो रहा है। इतनी प्यारी लग रही हो माशाल्लाह, हम कहीं और चलते हैं, कहीं और चलकर एंजॉय करते हैं। यहाँ वक्त बर्बाद करने की भला क्या तुक बनती है? तुम्हारी जनाना कज़न की सालगिरह भी बिल्कुल जनाना स्टाइल में होगी। मेरा नहीं ख्याल कि हमें यहाँ बोर होना चाहिए। कम ऑन जान, मैं तुम्हें इससे ज़्यादा अच्छी जगह पर लेकर जाऊँगा, आई प्रॉमिस यू। वहाँ कम से कम हम हरगिज़ बोर नहीं होंगे। उसे देखते हुए बोल रहा था, जबकि दूसरी तरफ शनाया का मूड ख़राब होने लगा था। कितनी मुश्किल से वो लेकर आई थी उसे यहाँ पर, कितनी मुश्किल से उससे मनाया था उसे। वो यहाँ आते हुए फिर से नखरे दिखाने लगा था। सबर, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? एक तो पहले आप मान ही नहीं रहे थे, इतनी मुश्किल से माने, और अब यहाँ तक आकर आप कह रहे हैं कि हमें यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। और आपने देखा नहीं क्या, मिक्की भैया ने कितनी दफ़ा हमें कहा है, इतना इसरार किया है, कितनी मोहब्बत से हमें यहाँ इन्वाइट किया है, और हम यहाँ आकर इस तरह से वापस चले जाएँ? नहीं, हरगिज़ नहीं, आपको मेरे साथ अंदर आना होगा। और अगर आपने अब कुछ भी कहा ना इस बारे में, तो मैं नाराज़ हो जाना है आपसे। उसे देखते हुए नाराज़ी से कहने लगी थी। हाँ, तेरी नाराज़ी के चक्कर से बेचारे दी अपनी इज्जत लुट जाती है। यार शनाया, मुझे तुम्हारे जनाना कज़न की सालगिरह में कोई इंटरेस्ट नहीं है यार। कैसे समझाऊँ तुम्हें? वो चिपका चिपकी करता है और मुझे ऐसी चीज़ों से इरिटेशन होती है। वो मर्द है, लेकिन उसमें मर्दों वाली कोई बात नहीं है। उसे समझा रहा था, जबकि शनाया का मूड ख़राब देखकर अब की दफ़ा उसने कुछ भी कहे बगैर गाड़ी का दरवाज़ा खोला था और इसकी तरफ आते हुए इसकी साइड का दरवाज़ा भी खोला। अच्छा ना, मूड मत ख़राब करो, चलो, मेरा वैसे भी मूड अच्छा नहीं है। उसे देखते हुए बोला था, जबकि उसके मान जाने पर वो मुस्कुराते हुए गाड़ी से उतरी थी। आओ सबर, तुम्हें यहाँ देखकर मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। यकीन नहीं आ रहा है कि तुम आए हो। मिक्की उसे देखते हुए तकरीबन भागते हुए उसके पास आया था, जबकि सबर ने बड़ी मुश्किल से 2 कदम पीछे हटते हुए खुद को उसकी पहुँच से दूर करने की कोशिश की थी। यही सबर दी महबूबा बनया होया। क्या हुआ, तुम अब भी मुझे हक नहीं करोगे? इस वक्त तो तुम ड्यूटी पर नहीं हो ना? वो खफकी से बोला था, जबकि ज़बर ने एक नज़र शनाया को देखा था। मेरी बीबी को पसंद नहीं है उसकी मौजूदगी में मेरा किसी और को गले लगाना, वो अचानक बोला तो शनाया ने एक झटके से मुड़कर उसे देखा था। व्हाट? शनाया? वो दिल पर हाथ रखे बेचैनी से शनाया को देख रहा था, जो खुद भी कन्फ्यूज़ लग रही थी। शनाया ने तो बेचारे नू दिल दा दौरा ही दे दिता। आई कांट बिलीव तुम अपने शौहर के लिए इतनी पॉजेसिव हो। वो सीने पर हाथ रखता खालिस औरतों वाले अंदाज में बोल रहा था, जबकि शनाया ने सिर्फ कंधे उचकाए थे। चलो मानते गई, बेचारा बच गया। हाँ, मेरी बीवी मुझे बहुत प्यार करती है, उसे पसंद नहीं है और मैं उसकी पसंद के खिलाफ कोई काम नहीं करता। वो सारी बात बड़े मज़े से उसके सर पर डालता आगे बढ़ चुका था, जबकि शनाया उसके पास खड़ी अपने कपड़ों और जूतों पर उसके कमेंट्स ले रही थी।
उसके लिए वही सबसे ज़्यादा फैशनेबल इंसान था और फैशन की समझ सबसे ज़्यादा उसी को थी, तो शनाया उसी से टिप्स लेती थी। मुझे बहुत खुशी हुई तुम यहाँ आए ज़बर, मुझे सच में उम्मीद नहीं थी कि तुम आओगे। तुम मिकी को पसंद नहीं करते ना, तो मुझे लगा था कि तुम आने से इनकार कर दोगे, डीएसपी सर उससे मिलते हुए कह रहे थे। मैं इस बोरिंग पार्टी में हरगिज़ नहीं आना चाहता था सर, लेकिन आपकी बेटी मुझे ज़बरदस्ती यहाँ लेकर आई है। उसने बिना बात को लंबा खींचे जवाब दिया था। हाँ, वो मिकी ने बहुत ज़्यादा इसरार किया था, लेकिन तुम्हें यहाँ देखकर मुझे सच में बहुत खुशी हुई है। यकीन करें, आपकी बेटी नहीं कहती तो कभी यहाँ ना आता। मेरा इरादा इसे कहीं और घुमाने लेकर जाने का था, लेकिन आपकी बेटी को यहाँ आना था। खैर, घुमाने तो मैं उसे अभी भी लेकर जाऊँगा, क्योंकि मेरा ज़्यादा देर इस बोरिंग सी पार्टी में रुकने का कोई इरादा नहीं है। वो किसी राजदार की तरह उन्हें अपनी प्लानिंग सुना रहा था। डोंट वरी, मैं सबको कह दूंगा कि शनाया की तबीयत कुछ ठीक नहीं थी। वो भी उसी की तरह शरारती से लबो लहजे को अपनाते हुए बोले थे। ये हुई ना बात, बस आपकी बेटी ये पार्टी छोड़ने के लिए राज़ी हो जाए तो समझे काम हो गया। वो एक नज़र शनाया को देखते हुए बोला था, जो पार्टी को काफ़ी ज़्यादा इंजॉय कर रही थी। मतलब कि तुम उसे निकाल कर ले जाना चाहते हो? उसकी तरफ झुकते हुए बोले थे। आप मदद करेंगे मेरी? उसने सवालिया अंदाज में पूछा। डीएसपी तो ज़्यादा ही फ़ैन हो गया ज़बरदा। हाँ, क्यों नहीं, मैं ज़रूर तुम्हारी मदद करूँगा। उन्होंने फ़ौरन हामी भरी थी। वैसे आप मेरे ससुर हैं, लेकिन आपको शर्म आनी चाहिए अपने भतीजे की सालगिरह से अपनी बेटी और दामाद को भगाते हुए। उसका इतना साथ देना जहाँ उसे अच्छा लग रहा था, वहीं वो उन्हें शर्मिंदा करने वाले अंदाज में बोला, लेकिन वो शर्मिंदा हुए नहीं। मैं एक बहुत ही अच्छा ससुर हूँ और मैं चाहता हूँ कि मेरा दामाद मेरी बेटी को इससे बेहतर जगह पर लेकर जाए। फिर आप एक अच्छे ससुर नहीं बल्कि एक अच्छे फादर हैं, क्योंकि यहाँ भी आप अपनी बेटी के बारे में पहले सोचें। वो उनकी बात की दुरुस्तगी करते हुए बोला। तुम चाहते क्या हो कि मैं तुम्हारी मदद ना करूं? वो अब की दफ़ा सीरियस अंदाज में बोले थे। अरे ससुर जी, आप तो बुरा मान गए, मैं तो मजाक कर रहा था। प्लीज़ मदद कीजिए, हमें यहाँ से निकलवाइए, वरना आपका ये भतीजा जल्दी मेरी इज्जत पर हाथ डालेगा। मैं बिल्कुल महसूस नहीं कर रहा। वो अब की दफ़ा जैसे अपने दिल का डर जुबान पर लेकर आया था। नहीं नहीं, तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हारी इज्जत बचाऊँगा। वो हंसते हुए जैसे उसे यकीन दिला रहे थे। ये बेचारा सही फंसया मिकी हथों। शनाया, चलो ना यार, यहाँ से चलते हैं, ये पार्टी बहुत बोरिंग नहीं लग रही तुम्हें? उसे देखते हुए बोला तो अब की दफ़ा शनाया ने ना तो उसे घूरा था और ना ही नाराज़गी जताई थी, बल्कि मासूमियत से हाँ में सर हिलाया था। बोरिंग नहीं, बहुत बोरिंग है ज़बर, लेकिन हम यहाँ से जाएंगे तो मिक्की भैया को बुरा लगेगा ना। वो होंठ बाहर को निकालते हुए बोली तो ज़बर ने बड़े प्यार से उसे थाम कर अपने करीब किया था। मेरा प्यारा काका, मैंने मना किया था ना यहाँ आने से यार, ये हमारे टाइप की पार्टीज़ नहीं है। खैर कोई बात नहीं, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मैंने यहाँ से निकलने का इंतज़ाम कर लिया है। उसे देखते हुए बोला तो अंदाज़ा लगा चुका था कि यकीनन वो भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा बोर हो चुकी थी। वो कैसे? वो रास्ताराना अंदाज में उससे पूछने लगी थी। उसे यकीन नहीं आया था कि वो सचमुच में उसे यहाँ से निकलवाने का प्लान बना चुका है। मैं गाड़ी की तरफ जा रहा हूँ, तुम पीछे वाले रास्ते से वॉशरूम का बहाना बनाकर बाहर निकलो। उसे देखते हुए बोलता तेज़ी से बाहर की तरफ चला गया था, जबकि मिक्की जो उसकी तरफ आ रहा था उसे भागते देखकर शनाया के पास आया था। शनाया, इसे क्या हुआ? वो इस तरह से क्यों भाग गया? खैरियत तो थी ना? वो परेशानी से पूछने लगा था। हाँ, बेचारे ਨੂੰ इज्जत दे लाले पे हुए आ। उन्हें फ़ोन कॉल आ गई थी। वो फ़ोन सुनने गए हैं और मैं वॉशरूम जा रही हूँ, थोड़ी देर में आपको ज्वाइन करती हूँ। वो दांतों की नुमाइश करते हुए बोली थी, जबकि वो सिर्फ हाँ में सर हिला गया था। जल्दी आना, मैं तुम्हें अपने कुछ दोस्तों से मिलवाऊंगा। वो मुस्कुराते हुए उसे जाने का इशारा करते हुए बोला तो अगले ही लम्हे वहाँ से रफू चक्कर हो चुकी थी। मैं तुमसे कह रहा हूँ रानिया, बताओ सच क्या है? मेरी बीवी को बताओ, मैंने वो तुम्हारी जान बचाने के लिए किया था। उसका चेहरा देखता बेहद गुस्से से बोल रहा था, जब अचानक उसका शौहर कमरे के अंदर दाखिल हुआ था। तुम दोबारा यहाँ आ गए? उसने गुस्से से तामियार की तरफ कदम बढ़ाते हुए कहा था। मैं बात कर रहा हूँ तुम्हारी बीवी से, मेरी बात बेहद ज़रूरी है। देखो रानिया, सच बोलो, थोड़ी देर पहले इस कमरे में जो कुछ हुआ वो बयान करो। इसको बताओ मैंने किस तरह तुम्हारी जान बचाई। मेरी बीवी कितनी बेयकीनी से मुझे देख रही है, प्लीज़ इसे बताओ। इस कमरे में थोड़ी देर पहले क्या हुआ था? यहाँ तुम्हें आग लगी थी, मैंने किस तरह तुम्हारी जान बचाने की कोशिश की? जो कुछ उन्हें नज़र आया वो सिर्फ नज़र का धोखा था और कुछ नहीं। प्लीज़ बताओ इन लोगों को। वो मिन्नत भरे लहजे में बोल रहा था, जबकि रानिया खामोशी से उसे देख रही थी, जैसे वो उससे नहीं बल्कि किसी और से बात कर रहा हो। उसने एक नज़र निगाहें उठाकर अपने शौहर को देखा था, जो गुस्से से उसी की जानब देख रहा था। फिर उसने ईसा की तरफ देखा था, जिसका हाथ अब तक दामिया शाह ने अपने हाथ में मजबूती से थाम रखा था। झूठ बोल रहा है तुम्हारा शौहर, जो कह रहा है सब झूठ है। हम कॉलेज के ज़माने से एक दूसरे के बेहद करीब थे, हम दोनों में बहुत गहरे ताल्लुकात थे। इतना ही नहीं बल्कि हम दोनों लिविंग रिलेशनशिप में भी रह चुके हैं। दुर्फिट्टे मुकम्मिनी मनूस मारी बेहया औरत। लेकिन फिर हमने एक दूसरे को छोड़ दिया। यहाँ इतने सालों के बाद एक दूसरे को देखकर हमने सोचा क्यों ना थोड़ी देर एंजॉय कर लें, लेकिन हम लोग पकड़े गए। वो ईसा की जानब देखती बिल्कुल सपाट लहजे में बात कर रही थी, जबकि दामियार बेयकीनी से उसे देख रहा था। उसे उम्मीद ना थी कि वो इस तरह की कोई घटिया बात करेगी। कितने सुकून से वो उसकी ज़ात पर इल्ज़ाम लगा गई थी। यही इंसान था जिसने थोड़ी देर पहले उसकी जान बचाई थी, उसे मरने से बचाया था, उसको मौत के मुँह में जाने से बचाया था, और कैसे वो एक लम्हे में उसकी ज़ात की धज्जियाँ उड़ा गई थी।
ईसा ये झूठ बोल रही है, बकवास कर रही है, इसका एक एक लफ्ज़ झूठ है। ईसा मुझ पर यकीन करो, ईसा प्लीज़ मुझ पर यकीन करो, ये औरत झूठ बोल रही है। सच बोलो रानिया, खुदा के लिए सच बोलो। उसके कंधों पर हाथ रखता उसे झंझोड़ चुका था, जबकि रानिया की निगाहें अब तक पथराई हुई थी। वो खामोशी से उसे देख रही थी। ईसा ये झूठ बोल रही है, मैं कसम खा के कहता हूँ कि ये झूठ बोल रही है, प्लीज़ मेरा यकीन करो। रानिया के झूठ पर वो वापस उसकी तरफ आता, उसको अपना यकीन दिलाने की कोशिश कर रहा था। घटिया इंसान, इतना सब कुछ करके भी तुझे सुकून नहीं मिला कि दोबारा यहाँ आकर हमारी ज़िंदगी में जहर घोल रहा है। अगर इतनी ही मोहब्बत थी इससे तो छोड़ा क्यों, शादी कर लेता ना। इस्माइल खान ज़्यादा आगे बढ़ते हुए उसे गिरबान से पकड़ चुका था। उसे इस आदमी से कोई मतलब ना था, वो कुछ भी कहे, उसे कुछ भी सुनाए, उसे फ़र्क नहीं पड़ता था। वो बस ईसा की आंखों में अपने लिए प्यार देखना चाहता था, एतबार देखना चाहता था। वो चाहता था कि उसकी ईसा उस पर भरोसा करे, लेकिन अब शायद ऐसा मुमकिन नहीं था। रानिया अपने लफ्ज़ कहकर जैसे अपने लबों पर चुप की मोहर लगा चुकी थी। वो कुछ नहीं बोल रही थी। उसके बार बार कहने पर भी उसने अपनी खामोशी नहीं तोड़ी थी, जबकि उसकी निगाहें उसके बदन पर मौजूद ज़ख्मों से होती हुई उसके चेहरे पर गई थी। ईसा ने आहिस्ता से कदम उसकी जानिब बढ़ाए। वो उसके बिल्कुल सामने आ चुकी थी। की होने वाला होंगे पूरी पार्टी में यहाँ से वहाँ घूम रहा होगा अब हमें ढूंढते हुए। उसे क्या पता, हम तो पार्टी से ही भाग निकले हैं। ज़बर बहुत मज़े से बोल रहा था, जबकि शनाया आइसक्रीम खाते उसे घूर रही थी। ज़बर कितनी गलत बात है, वो आपसे कितने प्यार से पेश आते हैं, कितने अच्छे से बात करते हैं, आप उनका मजाक उड़ा रहे हैं। शनाया को उसका अंदाज़ बिल्कुल पसंद नहीं आया था, इसलिए उसे देखते हुए कहा था, खुदा के लिए शनाया, मुझे उस आदमी का कोई प्यार मोहब्बत कुछ नहीं चाहिए। खुदा का शुक्र है कि मेरी इज्जत बच गई है उससे। ज़बर तो अब तक कानों को हाथ लगाए तौबा तौबा कर रहा था। तौबा करें, ऐसा भी कोई मर नहीं रहे थे वो आपके लिए, वो मुंह बनाकर बोली थी। सच कह रहा हूँ, मेरी इज्जत खतरे में थी। वह जैसे उसे यकीन दिलाने की कोशिश कर रहा था। अच्छा ठीक है, मान लिया मैंने, अच्छी और ख़ूबसूरत लड़की तो मिली नहीं उन्हें, इसीलिए आपके पीछे लग गए, वो मुंह बनाते हुए बोली थी, जबकि वो उंगली से उसके लब के करीब इशारा कर रहा था जहाँ थोड़ी सी आइसक्रीम लगी हुई थी। ज़बर दिमाग ठीक है आपका, यहाँ पे बीच सड़क में आपको रोमांस हो जाए। उसके इशारे पर वो गुस्से से उसे घूरते हुए बोली थी। ला चूंटियाँ भी बात लग गए। क्या मतलब है, मैं तुम्हें किस करने की बात नहीं कर रहा हूँ शनाया, तुम्हारे लबों पर आइसक्रीम लगी हुई है, उसने बताया था। हाँ बिल्कुल, मेरे मुंह पर कुछ लगा हुआ है और मुझे हरगिज़ पता नहीं चल रहा। वो मुंह बनाते हुए एक और आइसक्रीम की चम्मच अब मुंह में डाल चुकी थी, जबकि ज़बर ने नफ़ी में सर हिलाते हुए अचानक उसे बाजू से पकड़कर अपने करीब किया था और उसके गिर्द अपनी बाहों का हिसार बनाते हुए एक झटके से उसे सीट के पीछे लगाता उसके लबों पर अपनी गिरफ्त तंग कर गया था। जबकि शनाया तो बखला कर रह गई थी अचानक उसके बदले हुए अंदाज पर। उसकी गिरफ्त काफ़ी सख्त थी। वो कतरा कतरा उसके सांसों में अपनी सांसें अंडेलता उसकी सांसों की खुशबू को अपने अंदर उतारने लगा था, जबकि शनाया सांसें रोक के उसके लोगों की गिरफ्त महसूस करते हुए उसकी शिद्दतें अपनी नाजुक जान पर झेलती सांसों की इस गिरफ्त पर बेचैन हो उठी थी। उसके सीने पर अपना हाथ रखते हुए उसे पीछे हटाने की कोशिश में हल्कान हो रही थी, जबकि ज़बर उसकी सांसों पर अपनी गिरफ्त तेज़ तर करता उसकी खुशबू को कैद किए जा रहा था। जब शनाया का सांस रुकने लगा तो ज़बर ने पीछे हटते हुए सीट से सर टकाया था, जबकि निगाहें अब तक उसके चेहरे पर जमी हुई थी, जो बुरी तरह से सांसों के खिलवाड़ के बाद सांसें ले रही थी। कितने जालिम इंसान हैं आप ज़बर, वो गहरी गहरी सांसें लेते हुए बोली तो ज़बर के चेहरे पर दिलकश मुस्कुराहट आ गई थी। इतना भी नहीं मेरी जान, ये तो कुछ भी नहीं था। घर चलकर मेरा इरादा तुम्हारी सांसें बिल्कुल बंद कर देने का है, उसे डराते हुए बोला था। मुझे घर नहीं जाना, बाबा के घर छोड़ दें, वो फ़ौरन बोली थी। अब तो मेरा दिल चाह रहा है कि मैं तुम्हें अपनी सांसों से भी करीब कर लूँ और तुम कहती हो कि तुम्हें कहीं और छोड़ दूँ। नो बेबी, अब तो तुम्हें मेरी बाहों में आना है, सारी रात मेरी कुर्बतें सहनी है, मेरी बेकरार धड़कनों को राहत पहुँचानी है, जिन्हें बेकरार भी तुम नहीं किया अब अपनी अदाएँ दिखाकर, और अब सुकून भी तुम नहीं पहुँचाना है। वो गाड़ी स्टार्ट करते हुए बोला। उसकी आंखों में खुमारी सी उतर आई थी। अब शनाया का बचना मुश्किल नहीं बल्कि नामुमकिन था, जबकि शनाया को अब घबराहट हो रही थी। उसे सच में उसके साथ नहीं आना चाहिए था। अपनी सांसों पर उसकी सख्त गिरफ्त के पहरे महसूस करके वो इतना तो समझ ही चुकी थी कि आज उसकी हालत बहुत ख़राब होने वाली है। हाँ, लेकिन अब वो बच नहीं सकती थी। इसे खुद को मेंटली तौर पर उसकी जानलेवा शिद्दतें सहने के लिए तैयार कर चुकी थी। उसके सामने खड़ी उसे देख रही थी, जबकि रानिया ने उसकी आंखों में आंखें डाले उसके चेहरे पर कुछ खोजना चाहा था, जब ईसा ने अपना हाथ पूरी कुव्वत से उसके चेहरे पर दे मारा था। उसका थप्पड़ इतना शदीद था कि रानिया अपनी जगह से हिलकर रह गई थी। तुम्हारी बकवास पर मुझे यकीन नहीं है रानिया इस्माइल खानज़ादा, क्योंकि मुझे अपने शौहर पर यकीन है। तुम झूठी, तुम्हारे अल्फाज झूठे, तुम्हारी आंखें झूठी, तुम्हारा लहजा झूठा। थोड़ी देर पहले जब मैं इस कमरे से बाहर गई थी ना, तो तुम्हारी हालत पर तरस खा कर गई थी, क्योंकि तुम्हें इस तरह टूटी बिखरी हालत में देखकर एक औरत होने के नाते मुझे शर्म महसूस हो रही थी। इसलिए नहीं गई थी कि मुझे अपने शौहर पर यकीन नहीं था। ये आदमी जिसके मुंह पर अभी तुमने झूठ बोला है ना, इसे खुदा ने मेरी सांसों से ज़्यादा करीब कर दिया है। इंसान मेरी आंखों में आंखें डालकर झूठ नहीं बोल सकता। जियो लड़की छा गई।
और जानती हो, जिस इंसान को खुदा सच्ची मोहब्बत दे दे वो इंसान कभी भटक नहीं सकता। ये मुझसे मोहब्बत करता है, इसे तुम्हारे वजूद की ज़रूरत नहीं अपनी मोहब्बत लुटाने के लिए। उसे देखते हुए दामियार की तरफ बढ़ी थी, जो अब तक आंखों में बेयकीनी लिए उसे देख रहा था। उसने आहिस्ता से दामियार के चेहरे पर अपने नाजुक से हाथ रखे थे और उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा था, दामियार शाह, मुझे आप पर यकीन है, मुझे खुद से ज़्यादा आप पर भरोसा है। मैं जानती हूँ आप दुनिया का कोई भी गलत काम कर सकते हैं, लेकिन अपनी ईसा का यकीन, उसका भरोसा कभी नहीं तोड़ सकते। मुझे आप पर यकीन है, और अगर मुझे आप पर यकीन नहीं होता तो भी इस प्लानिंग के बारे में कुछ ना कुछ अंदाज़ा था मुझे। इस्माइल खानज़ादा साहिब, प्लानिंग अच्छी की थी आपने, लेकिन क्या है ना, मैं दामियार को कॉल करके वापस आपके पास बेंच के करीब जा रही थी, तब आपकी बातें सुन चुकी थी मैं। जब आप किसी को फ़ोन पर कह रहे थे कि बहुत अमीर पार्टी हाथ लगी है, दुआ करो कि हमारी जान से में आ जाए, तो पैसा ही पैसा होगा। इस वक्त मैं आपकी चालबाजी समझ नहीं सकी थी। मुझे समझ नहीं आया कि आप किसके बारे में बात कर रहे हैं। सोचा शायद आप अपने काम के मुतल्लिक कुछ कह रहे थे, लेकिन अंदाज़ा नहीं था कि आपकी उस अमीर पार्टी का नाम दामियार शाह था। अपनी खूबसूरत बीवी का बहुत अच्छे से इस्तेमाल करते हैं आप। ऐसा कीजिए जैसे किसी सड़क पर बिठाकर बोली लगवा लें, ज़्यादा पैसे मिल जाएंगे। अपनी बीवी की खूबसूरती का काफ़ी अच्छे से खराज वसूल करते हैं ना आप, इससे आपकी इनकम और ज़्यादा होगी। उसे घूरते हुए बोली तो इस्माइल खानज़ादा सुर्ख आंखों से बफर कर उसकी जानब बढ़ा था कि दामियार ने उसे गर्दन से पकड़कर अपनी जानब खींच लिया था। खबरदार, जो मेरी बीवी को इन नज़रों से देखा, आंखें नोच लूँगा तुम्हारी। वो गुस्से से उसे पीछे फेंकता इज़ा को देख रहा था। और लो जी, आ गई यदि ताकत भी वापस से ज़्यादा यकीन हाल। जो इस्माइल के इस तरफ आने पर दामियार के कंधे को मजबूती से थाम चुकी थी। इसा चलो यहाँ से, उसके कंधे पर अपना हाथ फैलाता उसे अपने करीब कर चुका था। हाँ, मुझे भी यहाँ नहीं रहना दामियार, हमें वापस चलना है। मैं घर वापस जाना चाहती हूँ, अपने शहर, अपने घर। उसके सीने में चेहरा छुपाए हुए बोली तो दामियार को जैसे ढेरों सुकून मिला था। उसके माथे पर शिद्दत से भरपूर लम्स छोड़ते हुए कमरे से बाहर जाने लगा था, जब ईसा ने अपने कदम रोक कर पीछे की तरफ देखा था, जहाँ वो खड़ी अब तक ज़मीन को घूर रही थी। दामियार ने तुम्हें क्या कहा था किसी ज़माने में रानिया, कि तुम अच्छी लड़की हो, है ना? गलत कहा था, तुम एक बहुत बहुत बुरी लड़की हो। उससे कहते हुए दामियार के साथ कमरे से बाहर निकल गई थी, जबकि उसे पीछे से ज़ोरदार चांटू की आवाज़ें सुनाई दी। उसे एक दफ़ा फिर से पीट रहा था, इसलिए क्योंकि वो दामियार को फंसाने में कामयाब नहीं हो सकी थी। इस्माइल, मुझे नहीं पता था इस बेडशीट को आग लग जाएगी, वरना मैंने सब कुछ बहुत अच्छे से किया था, अदाकारी भी बहुत अच्छी की थी। लेकिन वो बहकने की बजाय कमरे से निकल गया था। वो रोते हुए से बता रही थी, बेकार औरत, एक मर्द को अपनी तरफ राग़ब नहीं कर सकी तो क्या फ़ायदा तेरी इतनी खूबसूरती का। ते लानत तेरी मर्दानगी थे। अगर ये खूबसूरती तेरे शौहर के किसी काम की नहीं है, मर जा घटिया औरत। तू तो कह रही थी कि दामियार को फंसाना बहुत आसान होगा, औरतों का ख़ास शौक़ रखता है वो, लेकिन तो उसे फंसाना तो दूर अपनी तरफ मुतवज्जो तक नहीं कर सकी। वो मुसलसल लातों और घोंसों से उसकी हालत ख़राब कर चुका था। जबकि रानिया अपनी तमाम तर खूबसूरती और तबाहकुन साजिश के साथ नाकाम हो गई थी। वो अक्सर किसी न किसी होटल में पाए जाते थे। इस तरह बड़े बड़े बिजनेसमैन को अपनी नज़र में रखकर वो दोनों बहुत पैसे हेरते थे लोगों से। शौहर की नज़र में इग्नोर होने वाली बीवी दूसरे मर्द की तवज्जो जल्द खींच लेती है, और फिर उसे बहला फुसला कर खुद पर नोटों की बारिश करवाना तो इनके लिए बहुत आसान था। वो दोनों मिलकर बड़े बड़े लोगों से पैसे निकलवाते थे, लेकिन इस दफ़ा वो नाकामयाब हुए थे, क्योंकि ईसा दामियार शाह को अपने शौहर पर यकीन था। उसे लेकर घर वापस आया तो वो काफ़ी थकी हुई लग रही थी, लेकिन फ़िलहाल ज़बर को उसके थके होने से मतलब नहीं था। इस वक्त उसकी तलब जाग चुकी थी और अपनी तलब पूरी उसे अपनी बीवी से ही करनी थी। ज़बर जी, मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रही है। ज़बर, मैं तो जाती सो जाऊंगी। उसके पीछे आते हुए शरारती से अंदाज में बोली तो ज़बर ज़ोमाइनी अंदाज में मुस्कुराया था, जबकि उसका बार बार सोने की रट लगाने का मतलब भी वो बहुत अच्छे से समझ रहा था। उसे तंग करने के मूड में थी। ज़बर जी, अगर मैं सो जाऊंगी तो आप मुझसे नाराज़ तो नहीं होंगे ना? उसके पीछे से बड़े प्यार से वो हसार बनाती हुई बोली तो उसके गर्दन में हाथ डालते उसे अपने सामने किया था। अपने शौहर की ख्वाहिशों का एहतराम करने की बजाय अगर तुम सो जाना चाहती हो तो मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन अगर तुम मेरी ख्वाहिशों का एहतराम करते हुए थोड़ी देर अपनी नींद को खुदा हाफिज़ करके मेरे जज्बात को राहत पहुँचाओगी तो मैं तुमसे वादा करता हूँ मैं तुम्हें ज़्यादा तंग नहीं करूँगा। वो बोला तो अब की दफ़ा वो जवाब में कुछ नहीं कह पाई थी। हाँ, उसे तंग करना उसे भी ठीक नहीं लग रहा था। पक्की बात है, फिर आप ये नहीं कहेंगे कि आंखें खोलो, वो मुँह बनाते हुए बोली थी। गुर्बत के लम्हात में वो अक्सर उसे खुद को देखने के लिए कहता था, लेकिन बज़ाहिर बहुत बोल्ड नज़र आने वाली वो मासूम सी लड़की अंदर से एक बहुत ही शर्मीली सी मशरक़ी लड़की थी, जो कि बहुत ज़्यादा शर्माती थी। हाँ, लेकिन उसका शर्माना घबराना सब कुछ सिर्फ़ और सिर्फ उसके लिए था। उसकी घबराहट से बहुत महजूज होता था। उसे अच्छा लगता था उसका इस तरह से नसें झुकाना। उसकी लरजती पलकें, तेज़ होती धड़कनें उसे मज़ीद बेखुद कर देती थी। और ये भी हकीकत थी कि शनाया की कुर्बत में वो बेखुद हो जाता था, उसे खुद में गुम कर लेता था। उसे अच्छा लगता था शनाया का मासूमाना शर्मीला सा रूप। घर में अंधेरा छाया हुआ था, तकरीबन सब लोग ही सो गए थे। खाना वो दोनों बाहर से खा कर आए थे, इसीलिए सीधे अपने कमरों की तरफ चले गए थे।
वो भी उसे लिए कमरे में आया तो उसके सीने पर सर रख के उसकी धड़कनों से बातें करते हुए अंदर आ गई थी। अंदाज बेहद मासूमाना था, जैसे वो उसके अंदर छुपी हुई हो। अंदर आते ही उससे अलग होते हुए कमरे की लाइट ऑन करने लगी थी कि अचानक ही उसकी बाहों से पकड़कर वापस अपने करीब खींचता उसके चेहरे पर झुकता चला गया था। उसके लबों को अपने लबों में की कैद में लेते हुए उसकी गिरफ्त सख्त से सख्तर होती जा रही थी। उसे पूरी तरह से अपने करीब की उसकी मध्यम खुशबूदार सांसों को अपनी सांसों में बसाए उसे खुद में कैद करता चला जा रहा था और उसे पूरी तरह से खुद में कैद करके वो मदहोश होता चला जा रहा था, जबकि शनाया अपनी सांसों पर होते इस जबर पर काफ़ी परेशान थी। उसके सीने पर हाथ रख के उसके शर्ट के कॉलर को मजबूती से अपने हाथों में पकड़ चुकी थी, जबकि वो रफ्ता रफ्ता अपनी सांसें उसमें उंडेलता उसे पूरी तरह से अपने काबू में लिए हुए था और फिर आहिस्ता से उसे अपनी बाहों में उठाए उसे बेड पर ले आते हुए उस पर झुकने लगा था। शर्ट के बटन खोलते हुए उसने उसे चेंज तक करने का मौका नहीं दिया था। सबर चेंज करना है, मैं इसमें काफ़ी अनकम्फर्टेबल महसूस कर रही हूँ, वो अपने लिबास की जानिब इशारा करते हुए बोली तो उसकी मुस्कुराहट मज़ीद गहरी हो गई थी। मेरी जान, तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मैं हूँ ना, तुम्हारे लिए आसानी पैदा करूँगा। उसकी ड्रेस की जिप को पीछे से अनसिप करते हुए मदहोश कुन लबो लहजा अपनाए हुए था, जबकि उसको पूरी तरह से अपने ऊपर हावी होते पाकर उसने आंखें बंद कर ली थी। जबकि वो उसके चेहरे पर झुकता उसके एक नक्श पर अपने लबों की मोहर लगाता उसके नकूश को मज़ीद निखारते हुए उसकी सांसों में इश्तियाल बर्पा कर गया था, जबकि उसकी धड़कनें बुरी तरह से फड़फड़ा रही थी। जबकि उसकी सांसों पर अपने पहरे जमाए वो उसकी एक धड़कन को चुराने का पूरा इंतज़ाम कर चुका था। उसका पूर अपनी मोहब्बत की बारी से महकाने लगा था, जबकि उसकी सांसों की कैद पर बेहाल होती वो अपना आप उसके हवाले करते हुए खुद को पूरी तरह उसके रहमो करम पर छोड़ चुकी थी। अब ज़बर था और उसकी बेकरार होती धड़कनें जो वो उस पर निछावर करता गया वो बुरी तरह से उसके बाजू में काँप रही थी, जबकि उसका काँपना, शर्माना, घबराना, डरना वो सब कुछ अपने बेकाबू होती जसारतों के साथ कबूल कर चुका था। रफ्ता रफ्ता उसकी धड़कनों पर अपने पहरे जमाते वो अपने पूरे हक से ले रहा था, जबकि शनाया बिना किसी तरह की मुज़ाहमत किए उसको अपना आप सौंप चुकी थी और उसे खुद में कैद करता अपनी धड़कनों से भी करीब कर चुका था। कतरा कतरा अपनी सांसों का लम्स उस पर बिखेरते हुए उस पर अपने सख्त पहरे बिछा गया था, जबकि वो सारी रात उसकी बाहों में पिघलती खुद को उसके हवाले कर गई थी। एक गल है, शाह ब्रदर्स च रोमांस कूट कूट के भरिया होया। आधी रात का वक्त था, वो अपने बाबा के साथ सो रही थी। उसे शहीर पर बहुत गुस्सा आ रहा था। तकरीबन 3-4 दिन से वो बाबा के पास ही थी। शहीर को देखना तक उसने गवारा न किया था। वो इंसान जिससे मोहब्बत का दावेदार था कितनी आसानी से नजरे फेर गया था। हाँ, अपने करतूत नहीं वेखे ने। हाँ, लेकिन कुछ गलतियाँ उसकी अपनी भी थी। उसने बहुत गलत किया था, शहीर को गलत समझा था, लेकिन जो भी था शहीर को उसकी गलतफहमियाँ दूर करने की कोशिश करनी चाहिए थी, ना कि गलतफहमियों को बढ़ावा देना चाहिए था। और अब कितनी आसानी से उसने कह दिया था कि उसको कमरे से निकाल कर वो कोई दूसरी लेकर आएगा। अगर लाता है तो लाए उसकी बला से, उसे कोई परवाह ना थी। कौन सा वो शहीर की मोहब्बत में गोडे गोडे डूबी हुई थी कि उसकी दूसरी शादी पर जोग लेकर बैठ जाएगी। फजूल में ताया अब्बू और ताई अम्मी को भी बता दिया था अपनी और शहीर की लड़ाई का, जिसकी वजह से वो उसे समझा कर हल्कान हो रहे थे। हाँ, उन्होंने पैसा जो चाहिए, लेकिन उसका इरादा ना था शहीर के सामने झुकने का। ताया अब्बू और ताई अम्मी तो जानते तक नहीं थे कि शहीर की सोच उनको लेकर कितनी गलत है। इस इंसान को अपनी दौलत का ज़रूरत से ज़्यादा ही घमंड था। ठीक है, वो गलतफहमी का शिकार हो गई थी, लेकिन उसकी गलतफहमी को दूर करने के बजाय वो कैसे उसे उसकी गुर्बत के ताने दे रहा था। 2 दिन पहले हुई लड़ाई के बाद शहीर ने उसे कमरे से निकाला था और फिर उसने भी शहीर को मुँह नहीं लगाया था। बहुत चंगा काम किया। ना तो वो शहीर के सामने आई थी और ना ही दोबारा उसका कोई काम किया था। आज सुबह वो खुद ही इस्त्री के टेबल के साथ खड़ा अपने कपड़े इस्त्री कर रहा था। उसे देखते चेहरा फेर गया तो उसने भी अहमियत दिए बगैर ही नीचे की तरफ कदम बढ़ा दिए थे। इस वक्त भी उसके जहन पर वही सवार था। कहने के लिए उसकी नाराज़गी अहमियत नहीं रखती थी, लेकिन वो बेचैन थी। शहीर का ये रूप उसने सोचा नहीं था और ना ही उसने कभी ये सोचा था कि वो उसे इस तरह से नज़रअंदाज कर सकता है। हर बात में उसे अहमियत देने वाला, हर चीज़ में उसको सबसे आगे रखने वाला कैसे उसे नज़रअंदाज कर गया था। उसे भी फ़र्क नहीं पड़ता था, उसे सिर्फ़ और सिर्फ अपने बाप से मतलब था। हाँ, ये सच था कि उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो अपने बाप का अच्छा इलाज करवा सकती, जिसकी वजह से वो मजबूर थी, वरना कब की वो उसे छोड़ कर जा चुकी होती। वो जानते थे उसके ताया अब्बू के पास भी इतने पैसे नहीं हैं कि इतने अच्छे हॉस्पिटल में उसके बाबा का इलाज करवा सकें। और फिर वो प्रेग्नेंट थी। वो हरगिज़ अपने बच्चे की आने वाली ज़िंदगी मुश्किल में नहीं डाल सकती थी, बेशक उसका बाप कितना ही बुरा क्यों ना हो। सारी ज़िंदगी उसने गुर्बत में गुजार दी थी। वो अपने बच्चे के लिए इसकी आने वाली ज़िंदगी को मुश्किल नहीं बना सकती थी। जो ज़िंदगी उसने जी थी वो ज़िंदगी वो अपने बच्चे को नहीं दे सकती थी। हाँ, सिर्फ यही वजह थी कि वो अब तक उसके घर पर थी, वरना इतनी तस्लील के बाद शायद वो यहाँ कभी भी रुकने का इरादा ना रखती। कमरा बिल्कुल वीरान पड़ा था। कमरे में अंधेरा था। बेड पर नीम अंधेरे में एक ही वजूद नज़र आ रहा था और वो इंसान जानता था कि वो वजूद किसका है। आज यहाँ आने के पीछे उसका बहुत गहरा मकसद था और वो मकसद था अपने ही भाई का कत्ल। हाँ, वो आज यहाँ अपने ही भाई के कत्ल की साजिश लेकर यहाँ आए थे। अरूश अक्सर इस कमरे में होती थी, लेकिन आज वो यहाँ नहीं थी।
शायद वो अपने शौहर के साथ होगी। आज रात सोचकर वो कदम दर कदम बेड की तरफ बढ़ा रहे थे। साइड पर पड़ा तकिया उठाते हुए उन्होंने इस कौमा में पड़े वजूद के चेहरे पर दबा दिया था जब अचानक ही वॉशरूम का दरवाज़ा खुला और अरूश चीख उठी थी। उसे समझने में एक लम्हा भी नहीं लगा था कि अंधेरे में मौजूद वो शख्स उसके बाप को जान से मारने की कोशिश कर रहा है, उसकी आखिरी सांसों को लूटने की कोशिश कर रहा है। ऊंची ऊंची आवाज़ में चीख रही थी जब वो आदमी बौखलाकर बाहर की तरफ भागने लगा था, लेकिन तेज़ी से इस कमरे में आते ज़बर से टकराने पर वो इस फौलादी वजूद का मुकाबला नहीं कर सका था। ज़बर ने एक ज़ोरदार मुक्का उसके मुंह पर रसीद किया था, जबकि तेज़ी से कमरे के अंदर दाखिल होते बारिक ने कमरे की लाइट ऑन की थी, जबकि अरूश की चीखें सुनकर शहीर भी भागते हुए यहाँ पहुँचा था। होने दी अक्खा खुलन गया, चीखा मार रही है। और लम्हे में सारी सिचुएशन समझकर उसने अरूश को देखा था जो वॉशरूम के दरवाजे के बाहर खड़ी अभी तक बुरी तरह से कांप रही थी, जबकि गुस्से से ज़मीन पर पड़े इस वजूद की तरफ बढ़ते हुए उसे गिरबान से पकड़कर उठाया और फिर बिना उसकी उम्र का लिहाज किए उस पर मुक्कों और गोंसों की बरसात कर दी थी। मेरे वल्लों ही 4 चंडाला। जबकि बारिक अब बेड पर लेटे उस वजूद को देख रहा था जो काफ़ी बेहतर हालत में थे। खुदा का शुक्र हुआ था कि वो कुछ भी अनहोनी होने से पहले यहाँ पहुँच चुके थे। अरे बेटा, तुम लोगों को गलत फहमी हो रही है, मैं तो सिर्फ इसको देखने गया था। तुम लोगों ने गलत मतलब निकाल लिया। मैं अपने भाई की जान थोड़ी ना लूँगा। अरूश बेटा, तुमने ऐसा सोच कैसे लिया? उन्हें घसीटते हुए बाहर ले आया था जहाँ आहिस्ता आहिस्ता घर के सब लोग जमा चुके थे। सिचुएशन को समझने में ज़्यादा वक्त किसी ने नहीं लगाया था। हाँ, लेकिन इस वक्त आया जान की हालत बहुत ख़राब हो गई थी। पकड़े जाने के डर से इस वक्त कोई बहाना नहीं बना पा रहे थे। हाँ, लेकिन अपना जुर्म भी कबूल नहीं कर पा रहे थे। ये अलग बात थी कि अरूश अपनी आंखों से उन्हें अपने बाप को मारते हुए देख चुकी थी और इस वक्त वो बिल्कुल खामोश खड़ी थी, जबकि तायाबू दुहाइयाँ दे रहे थे। ये तो पुलिस आकर बताएगी कि आप वहाँ क्या कर रहे थे और क्या नहीं। मैंने अपने ऑफिसर को फ़ोन कर दिया, वो फोर्स लेकर आ ही रहा है आप लोगों को अरेस्ट करने के लिए, ज़बर ने उन्हें देखते हुए कहा था, जबकि पुलिस का नाम सुनकर वो खौफज़दा हो गए थे। अरे मेरे शौहर को क्यों पुलिस पकड़ कर ले जाएगी? तुम लोगों को ज़रूर कोई गलत फहमी हो गई है। ऐसा कुछ नहीं है जैसे तुम लोग सोच रहे हो, वो उन्हें देखते हुए बोल रही थी, जबकि दूसरी तरफ तो जैसे कोई असर ही नहीं था। सिर्फ आपके शौहर को नहीं बल्कि आपको भी पुलिस अरेस्ट करके लेकर जाएगी ताई जी, क्योंकि आप भी इस जुर्म में बराबर की शरीक हैं और यकीनन यहाँ पर आप लोग इसी प्लानिंग के साथ आए हुए थे और आपकी प्लानिंग कामयाब होने की बजाय आप लोग पकड़े जा चुके हैं। अरे हमने कुछ नहीं किया, तुम हम लोगों पर ज़बरदस्ती इल्ज़ाम लगा रहे हो और हमारी बेटी को हमारे खिलाफ़ करने की कोशिश कर रहे हो। ताई अम्मी की निगाहें तो सीधे अरूश पर जा टिकी थी जो मुसलसल ज़मीन को घूरते परेशान सी खड़ी थी। अरे अरूश बेटा, तू ही बता, क्या तेरे ताया तेरे बाप को मारने की कोशिश कर सकते हैं? अरे खून का रिश्ता है, सगे भाई हैं वो एक दूसरे के, क्या एक दूसरे को मारने की कोशिश करेंगे? वो मेरी तो बच्चे बोल, बता अपने शौहर और उसके भाई को कि इन लोगों को गलत फहमी हुई है। वो अरूश की तरफ कदम बढ़ाते हुए बोली जब अचानक ही शहीर अरूश के आगे आकर खड़ा हो गया था। अब इस मामले में अरूश कुछ नहीं बोलेगी, क्योंकि वो सिर्फ अरूश के ही नहीं बल्कि मेरे भी बाबा हैं और मैं हरगिज़ आप लोगों पर इतबार करके अपने बाबा को किसी मुसीबत में नहीं डालूंगा। उन्हें काफ़ी सख्त निगाहों से घूरते हुए बोला था। ज़बर भाई, अब पुलिस को बुलाएं, इन लोगों पर अब मैं भरोसा भी नहीं कर सकती। इन लोगों पर अब मैं भी भरोसा नहीं कर सकती। अच्छा जी, आगे तेन वकल, क्योंकि मैंने खुद ताया अबू को अपनी आंखों के सामने बाबा जान को जान से मारने की कोशिश करते हुए देखा था। वो बोली तो ताई अम्मी बेयकीनी से उसे देखने लगी थी। उन्हें यकीन ही ना आया था कि वो उनके खिलाफ़ भी जा सकती है। मेरी बच्चे तो ये क्या बोल रही है? उसकी तरफ बढ़ी थी जबकि वो शहीद के पीछे हो गई थी और चेहरा उनकी तरफ से फेर लिया था। मतलब साफ था कि वो उनकी शक्ल तक देखने की रवादार नहीं थी। बस जवाब सुन लिया अरूश भाभी का भी, आपको सुकून मिल गया होगा, अब बाकी बातें जेल में होंगी। सबर की आवाज़ सुनाई दी थी। अरूश भाभी, हो सकता है आपकी गवाही की ज़रूरत पड़े, आप चश्मदीद गवाह हैं इस वाक़े की, क्या आप गवाही देंगी? ज़बर ने उसे सवाल किया था। हाँ बिल्कुल ज़बर भैया, मैं गवाही ज़रूर दूंगी। इन लोगों ने मेरी आंखों के सामने मेरे बाबा को जान से मारने की कोशिश की है, इन्हें सख्त से सख्त सज़ा दीजिए। मैं इन लोगों को अपने सगे रिश्तेदार समझती थी, मैं समझती थी कि ये मेरे अपने हैं, ये मेरा भला चाहते हैं, लेकिन मुझे क्या पता था यही आस्तीन के सांप हैं। आप इनके खिलाफ़ सख्त से सख्त कार्रवाई कीजिए, आप जिस तरह की गवाही चाहेंगे मैं दूंगी, वो रोते हुए बोली थी, जबकि ज़बर ने बाहर तेज़ रफ्तार में आते पुलिस एहलकारों की आवाज़ सुनी थी। आप फिक्र ना करें अरूश भाभी, आपके मुजरिमों को सख्त से सख्त सज़ा मिलेगी। आप अपने बाबा का ख्याल रखें, ये लोग अब मेरी जिम्मेदारी है, ये आपको या आपके बाबा को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते। अब से इस केस को मैं हैंडल करूंगा, उसे देखते हुए बोल रहा था, जबकि पुलिस अंदर दाखिल हो चुकी थी और अब वो इन लोगों को गिरफ्तार करने का हुक्म भी सुना चुका था। पुलिस के तकरीबन 7 से 8 नौजवान इस वक्त यहाँ पर मौजूद थे जो तेज़ी से इन लोगों को गिरफ्तार करते हथकड़ियाँ लगा चुके थे। इनका रोना पीटना सब धरा का धरा रह गया था। पुलिस ने इनकी एक भी बात ना सुनी थी, बस उनके लिए इतना ही काफ़ी था कि ज़बर का ऑर्डर था और वो सब लोग ज़बर के अंडर काम करने वाले फ़ौरन उसके हुक्म की तकमील करते हुए लोगों को घसीटते हुए अपने साथ लेकर जा रहे थे। वो लोग चीखते रहे, रोते रहे, लेकिन किसी ने भी उनकी आवाज़ पर कान नहीं धरे थे। अरूश वापस अपने बाबा के कमरे में आ गई थी, जबकि आहिस्ता आहिस्ता सारा ही हाल खाली हो चुका था। शहीर अपने कमरे में जा चुका था, जबकि ज़बर और बारिक अपने अपने कमरों में जा चुके थे। फ़िलहाल के लिए मामला यहीं ख़त्म हो गया था।
कल यकीनन अरूश की ताई अम्मी और ताया अब्बू के लिए बहुत बुरा साबित होने वाला था, लेकिन क्योंकि इस केस में ज़बर पर्सनल तौर पर बहुत इंटरेस्ट ले रहा था। चलो जी, खस कम जहाँ पाँख जान छुट्टी मनूस मारे तो वो दोनों वापसी का सफ़र तय कर रहे थे। सुबह होते ही वो होटल से निकल आए थे क्योंकि उनका कोई इरादा नहीं था अब ऐसे लोगों के बीच रहने का। ईज़ा ने रात उससे कोई बात नहीं की थी। कमरे में आने के बाद वो खामोशी से बेड पर लेट गई थी और थोड़ी ही देर में नींद ने उसे आ लिया था, जबकि वो सारी रात उसके बिल्कुल करीब बैठा रहा, उसका चेहरा देखता रहा था। अब तक अपनी खुशकिस्मती पर यकीन नहीं आया था कि ईज़ा ने उस पर यकीन किया था। सुबह उठकर ईज़ा ने सबसे पहले अपना सारा सामान पैक किया था और उसे चलने के लिए कहा था। वो बिना किसी तरह का एतराज़ किए उसके साथ चल निकला था। वो गाड़ी ड्राइव कर रहा था जबकि ईज़ा आराम से उसके साथ बैठी हुई थी। जी, तो ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा कि आज की एपिसोड कैसी लगी। आप सबकी राय का, आप सबके कमेंट्स का मुझे बेसब्री से इंतज़ार रहेगा कि आज की एपिसोड आप लोगों को कैसी लगी। इसके अलावा जिसने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आपको मिलती रहे। लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलें, ठीक है। तो आप लोगों की राय का मुझे बेसब्री से इंतज़ार रहेगा। अच्छा रिस्पांस दिया करें, जो कि आप बिल्कुल नहीं दे रहे हैं आजकल। तो रिस्पांस बहुत ज़रूरी है, रिस्पांस लाजमी दिया करें। कमेंट सेशन में मुझे बताया करें कि नावल कैसा लग रहा है आपको, ठीक है। तो अब तो तकरीबन कह लें कि नावल बिल्कुल लास्ट की तरफ जा रहा है। ऑलमोस्ट 5 या 6 एपिसोड्स रहती हैं इसकी, तो बिल्कुल एंड पे आ गया नावल। एक लंबा सफ़र। तो ज़रूर बताइएगा कि कैसा लग रहा है आजकल। तो भाई दामियार मेरा क्रश बना हुआ है, मैं सही बताऊँ तो, पर टोटली वो बंदा ईज़ा की मोहब्बत में ना चेंज हो गया, तो वो तो मुझे आजकल बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो आप लोग भी बताइएगा कि कौन सा करैक्टर आपको सबसे ज़्यादा मज़े का लग रहा है और क्या लग रहा है कि अभी ईज़ा और दामियार का रिश्ता मज़ीद बेहतर होगा या आ जाएगी थोड़ी सी दरार इस वाक़े के बाद इनके रिश्ते में। और शहीर और अरूश का रिश्ता किस नहज पर जाएगा। क्या शहीर अब माफ़ कर पाएगा अरूश को या अरूश को होगा अपनी गलती का एहसास। और बारिक और जहरिश की, ज़ारान, इबादत की, ज़बर शनाया की कैसी लग रही है आपको स्टोरी, ज़रूर बताइएगा। और कैसा लगा ये सुनकर के भाई ज़ारान साहिब केस फिर से जीत गए, आखिर बाजी मार गया हमारा लड़का। तो ज़रूर बताइएगा कि कैसी लगी आप सबकी राय का, आप सबके कमेंट्स का मुझे बेसब्री से इंतज़ार रहेगा। तो आप सब ने मुझे लास्ट में बताना है कि आपको आज की एपिसोड कैसी लगी और अच्छा रिस्पॉन्स देना है, ठीक है। तो चले हम एक दफ़ा कमेंट सेशन देख लेते हैं, उसके बाद वीडियो एंड करेंगे। अच्छा जी, तो सबसे पहले एस्थेटिक गर्ल, ये मेरी बहुत ही प्यारी सी लिसनर है। इन्होंने मुझे कमेंट किया था कि आपने नावल की एपिसोड शॉर्ट दी थी, तो नेक्स्ट डे आप 2 घंटे की एपिसोड दें। तो रिस्पांस तो आपका नहीं आता, लेकिन मैं आप लोगों का फिर भी ख्याल करती हूँ, आप लोगों से भी प्यार करती हूँ। तो मैंने फिर भी सोचा कि नहीं भई, अगर मेरी किसी लिसनर ने जो मुझे रिस्पांस देती हैं और कम से कम उनका कसूर नहीं है, तो उनकी मुझे फरमाइश उन्होंने मुझसे किया, तो मुझे इस पर अमल तो कम से कम करना चाहिए। तो उस दिन एक्चुअली हुआ यूँ कि मुझे कुछ काम था, तो मैंने रिकॉर्डिंग एक पहले कर ली थी। मैंने इन्हें बताया भी था कि मैं एक रिकॉर्डिंग कर चुकी हूँ, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट रिकॉर्डिंग लॉन्ग दूँगी। उस दिन भी 1.5 घंटे की थी, लेकिन आज मैंने आपके लिए स्पेशल 2 घंटे की रिकॉर्डिंग कर ली है। तो उम्मीद करती हूँ कि अब आप खुश हो गई होंगी। तो अब आपने मुझे लॉन्ग सा कमेंट करके बताना है कि आज की एपिसोड आपको कैसी लगी है, ठीक है। तो चले बाकी हम अब कमेंट सेशंस भी देख लेते हैं। इनकी रिक्वेस्ट थी तो मैंने ये बताना, मैंने कहा एक दफ़ा बता दूं कि भैया आपकी मैंने फरमाइश पूरी कर दी है। तो अब हम एक दफ़ा कमेंट सेशन देखते हैं, उसके बाद फिर वीडियो एंड करेंगे। अच्छा जी, तो सबसे पहले सलाहा का कमेंट है, नाइस, थैंक यू वेरी मच सलाहा, आपको अच्छा लगा, मुझे खुशी हुई, आगे भी आपकी राय का इंतज़ार रहेगा। दैन सादिया आमिर कह रही हैं ज़बरदस्त नावल, थैंक यू वेरी मच सादिया, आपको अच्छा लगा नावल, मुझे खुशी हुई, आगे भी आपकी राय का इंतज़ार रहेगा। दैन मोहम्मद तुफ़ैल, अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं आप, नावल एपिसोड बहुत अच्छा था। वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ मोहम्मद तुफ़ैल, आप कैसी हैं, और थैंक यू वेरी मच, आपको अच्छा लगा, मुझे खुशी हुई, आगे भी आपकी राय का इंतज़ार रहेगा। और आपने मुझे लॉन्ग कमेंट नहीं किया, आपके कमेंट्स भी दिन ब दिन शॉर्ट होते जा रहे हैं, तो ये अच्छी बात नहीं है, लॉन्ग कमेंट किया करें, ठीक है। दैन सलाहा अगेन कह रही है, नाइस, थैंक यू वेरी मच सलाहा। टेस्टी टिप्स कह रहे हैं, सामा शाह की सारी बहुएं ही पागल हैं। आहो यार, उन्होंने सबका दिमाग एक बार ज़रूर हिला है। तो कोई नहीं, उन्होंने बंदे ले आनगे ठिकाने थे। फिलहाल शहीर ने जो अरूश की है ना, उससे मुझे मज़ा आया, उसकी होनी बनती थी, ਉਹਦੇ दिमाग के जोड़े पुरजे ढिले सी ना, वो एवं ही कस होने सी। तो अब देखते हैं कि आगे क्या होता है। बाकी थैंक यू वेरी मच टेस्टी टिप्स। दैन एस्थेटिक गर्ल कह रही है, आई थिंक ज़रान के पास सारे सबूत होंगे और वो जीत जाएगा, बस देख लें, जीत के आपकी उम्मीदों पे ज़रान हमेशा ही पूरा उतरा है। और नो डाउट भाई, बंदा अपना कमाल का वकील निकला, क्या बाजी मारी है। और जो ये चीज़ है ना, ये वाकई मेन चीज़ है। हम अगर आम इंसान देखें ना, वहाँ जहन जा ही नहीं सकता कि वो केस किसी और टॉपिक पे था, लेकिन
उसने उन्हें फंसाया किसी और टॉपिक पे लाके। वो उसका नया जुर्म था और वो पुराने जुर्म निकाल के ले आया कि अगर नया नहीं मिल रहा इसे पुराने में फेंट तो फड़ के। तो बड़ा मज़ा आया बिल्कुल यार। बाकी थैंक यू वेरी मच स्टैटिक गर्ल। दैन ज़ैनब सगीर ने लाइक किया, थैंक यू वेरी मच ज़ैनब सगीर। दैन ज़रीना कह रही हैं थैंक यू वेरी मच ज़रीना, आपको अच्छा लगा, मुझे खुशी है, आगे भी आपकी राय का इंतज़ार रहेगा। दैन अयान बेग कह रहे हैं नाइस एपिसोड, कितनी एपिसोड्स हैं। थैंक यू वेरी मच अयान बेग, आपको अच्छी लगी एपिसोड, मुझे खुशी हुई, आगे भी आपकी राय का इंतज़ार रहेगा। और आपका कमेंट इतना छोटा क्यों है भाई, लॉन्ग कमेंट किया करें, ठीक है। और एपिसोड आज वाली एपिसोड निकाल के अप्रॉक्सीमेटली 5 to 6, हाँ 6 एपिसोड्स आप कह सकते हैं, 5 भी हो सकती हैं, कोई आइडिया नहीं है, लेकिन 5 to 6 एपिसोड्स बस रह गई हैं, ठीक है। बस अब नॉवल एंड की तरफ ही जा रहे हैं, 5 से 6 दिनों में बस एंड हो जाएगा, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच अयान बेग। दैन आयशा क्वीन, आयशा आपका भी कमेंट छोटा है, क्या हो गया आप लोगों को भाई। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम, नाइस एपिसोड, दामिया और रिसा बहुत अच्छे लग रहे हैं, ज़रान केस जीत जाएगा। थैंक यू वेरी मच, बिल्कुल यार, रिसा और दामियार वाकई बहुत अच्छे लग रहे हैं। और मुझे तो दामियार आजकल बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है, क्रश हुआ पड़ा है मेरा दामियार पे। तो उसके डायलॉग्स बड़े पावरफुल हैं, बड़ी फीलिंग आती है उन डायलॉग से भाई। और ज़रा आप देख लो भाई, केस जीत गया है, बिल्कुल आपकी उम्मीदों पे हमेशा ही पूरा उतरा है। एक दफ़ा पहले भी कोई सीन ऐसा हुआ था, क्या हुआ था मुझे भी याद नहीं आ रहा, लेकिन तब भी हमने ज़रान से बड़ी उम्मीदें लगाई थी और वो तब भी पूरा उतरा था। मैं तब भी ये बात बोली थी कि ज़रान हमारी उम्मीदों पे शुरू से ही पूरा उतर रहा है भाई, तो वो बंदा रियल हीरो है अपना। थैंक यू वेरी मच आयशा क्वीन। दैन शरीन शहज़ादी कह रही है नाइस एपिसोड, थैंक यू वेरी मच शरीन शहज़ादी, आपको अच्छा लगा, मुझे खुशी है, आगे भी आपकी राय का इंतज़ार रहेगा। दैन रुमान खालिद कह रही हैं कितनी एपिसोड्स रहती हैं। एपिसोड ऑलमोस्ट 5 to 6 आपको बता चुकी हूँ। दैन फ़िज़ा कह रही है नाइस एपी, थैंक यू वेरी मच फ़िज़ा, आपको अच्छा लगा, मुझे खुशी हुई, आगे भी आपकी राय का इंतज़ार रहेगा। दैन अनिका जिलानी कह रही हैं आई वाज वेटिंग फॉर द एपिसोड ग्रेशियस, थैंक यू वेरी मच अनिका, आपको अच्छी लगी, मुझे खुशी हुई, आगे भी आपकी राय का इंतज़ार रहेगा। और आप कहाँ गायब हो जाती हैं, बीच बीच में गायब ना हुआ करें ना। एंड दैन मोहम्मद तुफ़ैल कह रही हैं अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम मोहम्मद तुफ़ैल जी, कैसी हैं आप जी। नॉवल एपिसोड बहुत अच्छा था, थैंक यू वेरी मच मोहम्मद तुफ़ैल, आपको अच्छा लगा, मुझे खुशी हुई, आगे भी आपकी राय का इंतज़ार रहेगा। ज़रूर बताइएगा कि एपिसोड आपको कैसा लगा, ठीक है। दैन नज़ीमा कह रही है अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम नज़ीमा, कैसी हैं। मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, और आप कैसी हैं। दामियार और रिसा फेवरेट कपल बन चुके हैं, नो डाउट यार, मेरे भी फेवरेट कपल्स बन चुके हैं। वो बंदा सुधर गया है, बिल्कुल सुधर गया है, वो तो पूरा ग्रीन फ्लैग हो गया, रेड फ्लैग से पलटी मारी है उसने। इज़ा ने अच्छा किया, दामियार का साथ नहीं छोड़ा, सो लविंग एंड केयरिंग हस्बैंड। बिल्कुल रूश कुछ ज़्यादा ही ओवर रिएक्ट कर रही है, ओदा ओवर रिएक्ट अज शहीर ने कढ़ता ना, कैसी उसकी इंसल्ट हुई है, मज़ा आया मुझे तो। ਉਹਦੀ ठकाई होनी बनती सी एक दफ़ा ना, ਉਹਦੇ दिमाग ਜਿਹੜੇ पुरजे ढिले होए कसने बनते सी। सच में गुस्सा आ रहा है उसके बिहेवियर पर, इतना प्यार करने वाला शहीर बेचारा भी वही ना, कदर ही नहीं है कमीनी नू। खैर आ गई होनी हुण ते, खुद भी तो सोचना चाहिए कि शुरू से ही उसके ताया उनसे फेयर नहीं थे। बारिक अच्छा मज़ा चका रहा है जहरिश को, आहो जहरिश की भी अकल ठिकाने आ ही गई है। जितनी देर ना, सीधी सी बात है, उसामा साहिब की जो बहुएँ हैं ना, जिनकी जितनी देर उसके बेटे अकल ठिकाने नहीं ना लगाते, आती नहीं है। सारिਆਂ ਨੂੰ एक दफ़ा ट्यूनिंग की जरूरत पई सी, सारिਆਂ ਦੇ ਸਕਰੂ ढिले हुए सी। और ये शनाया इतनी इनोसेंट क्यों है क्यूटी यार, वाकई वो वाकई बहुत इनोसेंट है। और वो उसके पुर्जे बेचारी के वैसे ढीले थे, लेकिन वो वैसे ज़बर के साथ ओवरऑल अच्छी रही है और थोड़ा नॉर्मल बिहेव भी किया है उसने। तो इन सब के मुकाबले में, जहरीश और अरूश और इबादत के मुकाबले में। और कितनी एपिसोड्स रहती हैं इस नावल की। नावल के एपिसोड्स 5 to 6 रहते हैं, 5 to 6 एपिसोड्स में ये एंड हो जाएगा। सी यू टुमारो, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। थैंक यू वेरी मच नसीमा, आपका कमेंट बहुत मज़े का था, मुझे बहुत अच्छा लगा, आगे भी आपकी राय का इंतज़ार रहेगा। बस अब तो नावल अपने एंड की तरफ जा रहा है। बताइएगा कि आज की एपिसोड कैसी लगी। आज के एपिसोड में बड़े धमाके हो गए हैं दामियार और रिसा की तरफ से, तो ज़रूर बताइएगा कि कैसा लगा, आपकी राय का इंतज़ार रहेगा। और ओवरऑल तकरीबन वाइंड अप हो चुका है नावल, बिकॉज इबादत ज़रान की स्टोरी भी कंप्लीट हो गई है, ज़बर शनाया की भी कंप्लीट है, बारिक अरूश के जहरिश की भी कंप्लीट है, शहीर अरूश का बस ये लास्ट टर्निंग पॉइंट चल रहा है कि अभी शहीर उससे नाराज़ है। और इज़ा दामियार की स्टोरी में एक ट्विस्ट और आएगा, बस उसके बाद नावल एंड हो जाएगा।
ये उनकी लाइफ का बहुत बड़ा ट्विस्ट था और मुझे इस सीन का बहुत इंतज़ार था। इस सीन का मुझे बड़ी शिद्दत से इंतज़ार था। जब यहाँ पर ईसा आके दामियार को अपना यकीन सौंपती है ना, मैं बहुत इन्जॉय किया था ये सीन। तो आप लोग भी ज़रूर बताइएगा। वरना जब फ़र्स्ट टाइम मैं लिटरली, मुझे अभी भी याद है, मैं पढ़ रही थी ना, तो मेरे दिल की धड़कन इतनी ज़्यादा तेज़ हो रही थी कि अगर ईसा ने दामियार का यकीन ना किया और जिस तरह दामियार दीवाना बना घूम रहा है ना, पता नहीं नॉवल किस नहज पे पहुँच जाएगा। लेकिन थैंक गॉड ईसा ने इतबार कर लिया। अभी भी मुझे मेन इनकी जो है, तो भी उनकी जो आगे बातचीत है वो देखते हैं कि नॉर्मल होती है या थोड़ा बहुत होगा कुछ ना कुछ दरार, तो देखते हैं क्या बनता है। अभी कल वाली एपिसोड में ही पता चलेगा। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच नसीमा, आपका कमेंट बहुत मज़े का था। देन शहरीन शहज़ादी कह रही है नाइस एपिसोड, थैंक यू वेरी मच शहरीन, आपको अच्छा लगा, मुझे खुशी हुई, आगे भी आपकी राय का इंतज़ार रहेगा। देन एस्थेटिकल कह रही है सो नाइस नॉवल, टोटली माइंड फ्रेश, थैंक यू वेरी मच एस्थेटिकल, आपको अच्छा लगा, मुझे खुशी हुई, आगे भी आपकी राय का इंतज़ार रहेगा। तो आमिना मलिक कह रही है अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम आमिना, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? माई नानी अम्मा पास्ट अवे लास्ट फ्राइडे। ओ अल्लाह पाक उनकी मग़फ़िरत फ़रमाए, उनके दर्जात बुलंद फ़रमाए और आप सबको सब्र अता फ़रमाए। बहुत अफसोस हुआ यार सुन के, इस तरह कोई नानी अम्मा या दादी अब्बा, दादा अबू और दादी अम्मा और दादा अबू और नाना अबू, ये रिश्ते बहुत, मैं कहती हूँ ख़ालस होते हैं। जितना मर्ज़ी रिश्तों में दरार आ जाए ना, ये रिश्ते कहीं नहीं मिलते, कहीं नहीं मिलते। तो मैं सही बताऊँ, मुझे अपने नाना अबू से बहुत प्यार था और मैं बहुत अटैच थी अपने नाना अबू से। और मुझे अभी भी याद है जब उनकी डेथ हुई थी, लिटरली वो सदमा मेरे लिए बहुत बड़ा था। और ये ऐसे होता है, अल्लाह पाक आप सबको सब्र दे और आपके लिए आसानियाँ पैदा फरमाए। तो बस हम जाने वाले को रोक नहीं सकते, लेकिन उनके लिए दुआ तो कर सकते हैं ना, तो आप उनके लिए ज़्यादा से ज़्यादा दुआ किया करें, ठीक है। आफ्टर माई मॉम शी वाज माई बेस्ट फ्रेंड, बिल्कुल यार होता है, नानी और दादी इनके साथ बॉन्डिंग जो है ना वो अलग किस्म की होती है। फीलिंग सैड शी लेफ्ट अस अलोन, प्लीज़ प्रे फॉर हर एंड फॉर अस, मी एंड माई मॉम। अल्लाह पाक आपको सब्र दे यार, बस हम क्या कर सकते हैं, ये तो दस्तूर दुनिया है, जो आया है उसे जाना तो है ही ना। तो बस दुआ है कि अल्लाह पाक उनके लिए आगे की मंजिल आसान फरमाए और आप सबको सब्र अता करे। आप सब भी प्लीज़ माय डियर लिसनर्स, जो मुझे सुन रहा है, एक दफ़ा सूरह फातिहा पढ़ के उनके लिए दुआ ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। देन हिना रंगरेज़ कह रही है दामिया और ईसा की स्टोरी अच्छी लग रही है। बिल्कुल यार, मुझे खुद अच्छी लग रही है हिना, और लिटरली दामियार पे तो आजकल मुझे क्रश आया हुआ है। तो देखते हैं बाकी क्या होता है। थैंक यू वेरी मच हिना। देन एस्थेटिक गर्ल कह रही हैं ईसा के लिए बहुत अच्छा लग रहा है, फाइनली उसको भी खुशियाँ मिलनी चाहिए ना। बिल्कुल यार, उसे भी मिलनी चाहिए, वो तो हमारी क्यूटी पाई है नॉवल की और वो डिज़र्व भी करती है। और अब तो जो दामियार ने अपना रवैया अपनाया हुआ है ना, वो तो सबका क्रश बन रहा है फ़िलहाल, तो मेरा तो वही बना हुआ है। आपकी वॉइस और स्टाइल बहुत ही पसंद है मुझे, थैंक यू वेरी मच एस्थेटिक गर्ल, आपको अच्छा लगा, मुझे खुशी हुई, आगे भी आपकी राय का इंतज़ार रहेगा। दैन समीना खातून कह रही हैं अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं समीना? अब ईसा और दामियार के बीच में कुछ मिसक्रिएट ना हो, इंटरेस्टिंग नावल, थैंक यू वेरी मच। बिल्कुल यार, पता ऊंच नीच तो ज़िंदगी का हिस्सा है, ऊंच नीच आती रहती है, अप एंड डाउन्स होते रहते हैं, लेकिन साथ हो और यकीन एतमाद हो तो फिर बंदा सब कुछ ही फेस कर लेता है। जिस तरह ईसा ने इस दफ़ा दामियार पे यकीन कर लिया, वरना लड़का तो अपना पागल हो गया था। तो बिल्कुल यार, थैंक यू वेरी मच समीना खातून। दैन शेर अली कह रहे हैं नाइस एपिसोड, थैंक यू वेरी मच शेर अली। आन बेग कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम, नाइस एपिसोड, थैंक यू, एपिसोड लॉन्ग है। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू वेरी मच आन बेग, आपको अच्छा लगा, मुझे खुशी हुई, आगे भी आपकी राय का इंतज़ार रहेगा। देन आयशा क्वीन कह रही हैं अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम आयशा, नाइस एपिसोड, थैंक यू वेरी मच। रूश कैसे बिहेव कर रही है, वो सिटकी हुई है तो दिमाग हिल गया। उसका हस्बैंड इतना अच्छा है, उसकी केयर करता है, वो पागल हो गई है। दामिया और एलिज़ा की स्टोरी बहुत अच्छी लग रही है, थैंक यू वेरी मच। बिल्कुल यार, दामिया और एलिज़ा की स्टोरी बहुत मज़े की लग रही है, तो थैंक यू वेरी मच, आपको अच्छी लगी, मुझे खुशी हुई, आगे भी आपकी राय का बेसब्री से इंतज़ार रहेगा। दैन सीमा सुल्ताना कह रही हैं अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सीमा, कैसी हैं आप? दैन दामियार और ईसा की स्टोरी इंटरेस्टिंग होती जा रही है। बिल्कुल यार, फुल ऑन इंटरेस्ट, फुल फायर जा रही है उनकी स्टोरी। मैं तो कहती हूँ अभी तक जो अभी इन कपल्स की इस स्टेज पे स्टोरी देखे ना, तो पीक पे दामिया और ईसा ही जा रहे हैं। नाइस एपिसोड। अरूश किस तरह बिहेव कर रही है, उसका हस्बैंड इतना अच्छा है, मुझे लगता है ज़रान केस जीत जाएगा। थैंक यू। बिल्कुल यार, ज़रान केस जीत गया है और आप लोगों की उम्मीदों पे हमेशा की तरह पूरा उतरा है। और अरूश का तो दिमाग हिला हुआ है, अब शहीदी उसे ठिकाने लगाएगा आज वाली एपिसोड में, जितनी उसकी हो गई है ना, और जो सच उसके सामने आ गया उसकी खुद ही अब ठिकाने आ जानी है कल।
बस उसे थोड़ी सी मुरम्मत की ज़रूरत थी। तो थैंक यू वेरी मच सीमा सुल्ताना, आपका कमेंट बहुत मज़े का था। आगे भी आपकी राय का इंतज़ार रहेगा कि आज की एपिसोड आपको कैसी लगी, ठीक है। देन मोहम्मद तुफ़ैल कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम, नावल एपिसोड बहुत अच्छा था। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू वेरी मच मोहम्मद तुफ़ैल, आपको अच्छा लगा, मुझे खुशी हुई। आगे भी आपकी राय का इंतज़ार रहेगा। जी बहुत खुशी हुई है, निम्रा की शादी नहीं हुई, मुझे पहले ही लग रहा था इसकी शादी नहीं होनी थी। बहुत शुक्रिया आपका। बिल्कुल यार, रोज़ की शादी करवा के बारिक की ज़िंदगी बर्बाद करनी थी हमने। तो थैंक यू वेरी मच मोहम्मद तुफ़ैल, आगे भी आपकी राय का इंतज़ार रहेगा। ज़रूर बताइएगा कि आज का एपिसोड आपको कैसा लगा। आप सबकी राय का, आप सबके कमेंट्स का मुझे बेसब्री से इंतज़ार रहेगा। आप सब ने मुझे लाजमी बताना है कि आज का एपिसोड आपको कैसा लगा। और लॉन्ग एपिसोड था, उम्मीद करती हूँ कि अब आप लोगों के गिले शिकवे मुझसे भी दूर हो गए होंगे। तो आप लोग मेरे गिले शिकवे भी दूर करें, मुझे भी रिस्पॉन्स अच्छा दें, ठीक है। तो नावल बस अपने एंड की तरफ जा रहा है, अच्छा रिस्पॉन्स दिया करें। तो आगे भी आपकी राय का इंतज़ार रहेगा। मुझे ज़रूर बताना है कि आज की एपिसोड कैसी लगी। एंजॉय करें और मुझे अच्छा रिस्पॉन्स दें और मुझे भी खुश करें, ठीक है। तो अब हम इंशाल्लाह मिलेंगे कल इस नावल की नेक्स्ट एपिसोड के लिए, तब नेक्स्ट एपिसोड के साथ। तब तक के लिए आप आज की एपिसोड एंजॉय करें, मुझे इजाज़त दें, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।